दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे ली चाइल्ड द्वारा लिखे जैक रीचर सीरीज के नॉवल नेवर गो बैक का तीसरा भाग। इसके 2 भाग आप ऑलरेडी इस चैनल पर सुन चुके हैं। अगर आपने इन दोनों भागों को अभी तक नहीं सुना है तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं नेवर गो बैक का तीसरा भाग। अध्याय 14। वे लोग तेजी से गाड़ी भगाते हुए उधर पहुंचे थे। रीचर ने एक के ऊपर एक रखे अपने पैरों को सीधा किया और फिर वो बस बिस्तर से नीचे उतरा ही था कि दरवाज़ा भड़बड़ाया जाने लगा। दरवाज़ा खोलने पर रीचर ने पाया कि बाहर आर्मी कॉम्बैट यूनिफॉर्म में 2 लोग खड़े थे। एक ने बंदूक निकाल रखी थी और दूसरा शॉटगन पकड़े हुए था। उनके पीछे खड़ी गाड़ी का इंजन अभी भी चालू था और उसके दरवाजे खुले हुए थे। पैरों की आहट से रीचर को पहले ही पता लग गया था कि ये लोग 3 थे। तो इसका मतलब ये था कि तीसरा आदमी पीछे कमरे की खिड़की पर पहरा दे रहा था ताकि रीचर वहां से निकलकर भाग ना सके। दरवाजे पर मौजूद 2 में से जो सीनियर था उसने कहा, आपको हमारे साथ चलना होगा। और ये कौन कह रहा है? रीचर ने पूछा। मैं। कौन से यूनिट से हो तुम? 75वीं यूनिट। और ये कार्रवाई किसकी तरफ से की जा रही है? आप बस चलिए, आपको सब पता चल जाएगा। व्यक्ति के सीने पर लगे फीते के अनुसार उसका नाम था एस्पिन। ये फ्लाईवेट बॉक्सर के आकार का, काले बालों वाला, मजबूत शरीर और चपटी नाक वाला आदमी था। रीचर को देखने में ये ठीक ठाक ही लगा था। उसने सवाल किया, क्या मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या आप गिरफ्तार होना चाहते हैं? अगर ऐसा ही है तो बातें बनाते रहिए, एस्पिन ने जवाब दिया। वैसे बेहतर ये होगा कि आप हमारे साथ सहयोग करें। हम जा कहाँ रहे हैं? रीचर ने सवाल किया। फोर्ट डायर। वहाँ पर कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। तब तक तीसरा आदमी भी पीछे से सामने की तरफ आ गया था। एस्पिन ने सधे स्वर में कहा, पहले हम आपकी तलाशी लेंगे। तो ठीक है, शौक से लो। रीचर ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। उसे कुछ छिपाने की ज़रूरत थी ही नहीं। उसकी जेबों में उसके पासपोर्ट, एटीएम, टूथब्रश, कुछ कैश, कुछ च्युइंगम और उसके कमरे की चाबी के अलावा और कुछ नहीं था। तलाशी के बाद शॉटगन वाले आदमी ने उसे एक गाड़ी की तरफ जाने का इशारा किया और उसे पैसेंजर साइड में पीछे की तरफ बैठा दिया गया। रीचर को बैठाकर वो तीनों भी गाड़ी में बैठ गए। जो आदमी पीछे बाथरूम की खिड़की चेक करने गया था उसने गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। एस्पिन रीचर के बगल में आकर बैठ गया और जिसके पास शॉटगन थी वो ड्राइवर के बगल में जाकर बैठ गया। सब कुछ एकदम अच्छे और पेशेवर तरीके से हो रहा था। रीचर ने ये सब देखा तो ये सोचे बिना नहीं रह सका कि ये एक अच्छा दल था। फोर्ट डायर पहुंचकर रीचर को बाईं तरफ वाले दरवाजे से ले जाकर एक इंटेरोगेशन रूम में बैठा दिया गया। इसमें कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ 4 खाली दीवारें थीं और एक टेबल थी जिसे फर्श पर ऐसे लगाया गया था कि उसको हिलाना नामुमकिन था। रीचर के लिए एक बिल्कुल अपरिचित आदमी कमरे में आया और एक जिपलॉक बैग में रीचर की जेबों में मौजूद सारा सामान ले गया। एस्पिन उसके सामने बैठ गया और बाकी सब वहां से चले गए। 20 मिनट तक दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। फिर दरवाज़ा खुला और सूट पहने एक आदमी ने अंदर कदम रखा। ये आदमी अधेड़ उम्र का था। उसके छोटे कटे हुए काले बालों में से कुछ सफ़ेद बाल झांकने लगे थे। उसके फीके चेहरे पर थकावट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसका काला सूट सस्ता तो नहीं था, लेकिन उसे देखकर लगता था जैसे उसे काफ़ी बार पहना गया हो। सूट की ब्रेस्ट पॉकेट से उसका मुड़ा हुआ बैच बाहर झांक रहा था, जो कि मेट्रो पीडी का था, जो डीसी का लोकल पुलिस विभाग था। यानी वो आदमी एक सिविलियन था। एस्पिन के बगल वाली खाली कुर्सी पर बैठते हुए उसने रीचर से कहा, मैं डिटेक्टिव पोल्डोस्की हूँ। मुझे तुमसे कुछ जवाब चाहिए। किन सवालों के जवाब चाहिए तुम्हें? एक गंभीर हमले के बारे में। ओह, गंभीर हमला? इस बार कितने साल पुराने हमले की बात हो रही है? 20 साल? 100 साल? या फिर कोई ऐसा हमला जो सिविल वॉर के दौरान हुआ था? जी नहीं, मुझे अपनी आज की सुबह के बारे में बताइए। रीचर ने कंधे उचकाए और बोला, मैं आज सुबह उठा, उसके बाद मैंने एक वकील से बात की, फिर मैंने एक और वकील से बात की और फिर एक और वकील से बात की। सच कहूँ तो आज की मेरी पूरी सुबह वकीलों के साथ ही गुजरी थी। इन वकीलों के नाम क्या हैं? सुलिवन, एडमंड्स और मूरक्रॉफ्ट। मिस्टर मूरक्रॉफ्ट के साथ आपने कहाँ पर बात की थी? यहीं इसी बेस पर, ऑफिसर्स क्लब के डाइनिंग हॉल में। और ये बात आपने किस वक्त की थी? अरे बताया तो आज सुबह की थी। आज सुबह कितने बजे ये बताइए। जब वो नाश्ता कर रहे थे उस वक्त मेरी उनसे बात हुई थी, जो कि मेरे नाश्ता ख़त्म करने के बाद का टाइम था। तो मेरे ख्याल से ये बातचीत 9:23 पर शुरू हुई थी। 9:23। ये टाइम कुछ ज़्यादा ही सटीक नहीं है? तो
आपने सटीकता से ही तो बताने के लिए कहा था। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि कर्नल मूरक्रॉफ्ट से आपकी किस विषय पर बातचीत हुई थी? वो एक कानूनी मसला था। क्या वो पर्सनल था? नहीं, किसी थर्ड पार्टी के बारे में बात थी। और कहीं वो थर्ड पार्टी सूजन टर्नर तो नहीं है, 110वीं मिलिट्री पुलिस की कमांडिंग ऑफिसर, जिस पर फिलहाल भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं? जी हाँ, सही कहा आपने, रिचर्ड ने कहा। और मेजर सुलिवन ने आप लोगों की ये सारी बातचीत सुनी थी, है ना? जी हाँ, वो वहीं पर थीं। उनका कहना है कि आप ये चाहते थे कि कर्नल मूरक्रॉफ्ट आपके लिए कुछ करें। क्या ये बात सही है? हाँ, ऐसा ही कुछ था। आप ये चाहते थे मिस्टर रीचर कि वो मेजर टर्नर के ट्रायल से पहले हुई कैद के खिलाफ अपील करें, ठीक? जी हाँ, मैं यही चाहता था। लेकिन कर्नल मूरक्रॉफ्ट ऐसा नहीं करना चाहते थे, और जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने आपको अपने काम से काम रखने के लिए कहा था। हाँ, एक टाइम पर ऐसा भी हुआ था। और फिर आपने उनके साथ बहस की, काफ़ी गुस्से में। नहीं, हमने कोई बहस नहीं की। हमने बस एक टेक्निकल मामले पर थोड़ा विचार विमर्श किया था। गुस्से में कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो ये कि आप ये चाहते थे कि कर्नल मूरक्रॉफ्ट आपके लिए कुछ करें, और उन्होंने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया था। मोटे तौर पर यही बात थी ना? क्या मैं जान सकता हूँ कि ये पूछताछ आखिर हो किस लिए रही है? जी हाँ मिस्टर रीचर, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये पूछताछ इसलिए हो रही है कि दक्षिण पूर्वी डीसी मेरा इलाका है, और उस इलाके में आज दोपहर के करीब कर्नल मूरक्रॉफ्ट को किसी ने अधमरा होने तक मारा है। अध्याय 15। पोल्डोस्की ने एक नोटबुक और पेन निकाला और उसे टेबल पर रखकर बोला, यहाँ आपका वकील मौजूद होना चाहिए। देखिए मिस्टर पोल्डोस्की, मैं आज साउथ ईस्ट डीसी में मौजूद नहीं था, या डीसी के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी नहीं था। मैंने तो नदी पार तक नहीं की आज। मिस्टर रीचर, मुझे ये बताइए, क्या आप एक वकील चाहते हैं? मेरे पास ऑलरेडी एक वकील है। असल में 2 वकील हैं, लेकिन वो दोनों किसी काम के नहीं हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि उनमें से एक तो मुझे फंसाना चाहती है। क्या आप मेजर सुलिवन की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारी बातचीत पूरी होने से पहले ही वो वहाँ से निकल गई थीं। मूरक्रॉफ्ट ने कहा था कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने वाले हैं। सुलिवन के जाने के बाद वो मेरी बातों से पूरी तरह से सहमत भी हो गए थे। हाँ हाँ, अब तो आप ऐसा कहेंगे ही। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच्चाई यही है। क्या मूरक्रॉफ्ट इस बात से इनकार कर रहे हैं? कर्नल मूरक्रॉफ्ट कुछ भी नहीं कह रहे हैं मिस्टर रीचर, वो कोमा में है। अच्छा ये बताइए, आपके पास एक कार थी ना? हाँ थी, एक नीली शेवरले सेडान थी। वो मैंने 110वें यूनिट के हेडक्वार्टर से उधार ली थी। लेकिन उससे क्या साबित होता है? हो सकता है आपने मूरक्रॉफ्ट को किडनैप किया हो और उस गाड़ी में बैठाकर नदी पार की हो। देखिए मिस्टर पोल्डोस्की, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उनको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है मिस्टर रीचर। वहाँ चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा हुआ था। अब ज़रा आप मुझे अपने कपड़ों के बारे में बताइए। कौन से कपड़े? वही कपड़े जो आपने अभी पहन रखे हैं। रीचर ने नीचे गर्दन झुकाकर अपने कपड़ों को देखा और बोला, ये नए कपड़े हैं, मैंने आज ही इनको खरीदा है। कहाँ से? मेरे मोटेल से 2 ब्लॉक दूर एक स्ट्रिप मॉल है, वहाँ से। आपने इनको क्यों खरीदा? क्योंकि नए कपड़े खरीदने का मेरा टाइम हो गया था, इसलिए। क्या आपके पुराने कपड़े गंदे हो चुके थे? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। क्यों, क्या उनके ऊपर कुछ लग गया था, जैसे कि किसी का खून? जी नहीं, उनके ऊपर कोई खून नहीं लगा था। ठीक है, तो कहाँ हैं वो कपड़े अब? रीचर ने कोई जवाब नहीं दिया। पोल्डोस्की ने आगे कहा, हमने आपके मोटेल के क्लर्क से बात की थी। उसने बताया कि आपने उसे खास तौर पर निर्देश दिया था कि वो आपके कमरे में मौजूद कूड़े को खाली कर दे। मैंने खास तौर से कोई निर्देश नहीं दिया था। अच्छा, लेकिन फिर भी उसने आपके कमरे का कूड़ा गाड़ी आने से पहले खाली कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने कहा था। और इसीलिए अब आपके पुराने कपड़े आपकी बात को कंफर्म करने के लिए मौजूद नहीं हैं। ये सिर्फ एक संयोग है। बिल्कुल ठीक। और आपको नहीं लगता कि आपके साथ ऐसे संयोग कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं? उस क्लर्क ने उन कपड़ों को कूड़े में डालने से पहले देखा था। वो इसी तरह की ताक-झांक करने वाला आदमी है। वो उसे खुद को तो फिट नहीं होते, लेकिन फिर भी बेचने के काम आ सकते थे। लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिला। उसने बताया कि वो कपड़े काफ़ी गंदे हो चुके थे और उनमें कई दाग भी लगे हुए थे, और कई दाग तो ऐसे थे जो खून के लग रहे थे। लेकिन वो खून मूरक्रॉफ्ट का नहीं था, रीचर ने कहा। अच्छा, तो फिर किसका था? मैंने उन कपड़ों को काफ़ी टाइम से पहना हुआ था।
मेरा लाइफस्टाइल काफ़ी मुश्किल है। आप अक्सर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। मैं जितना कम हो सके उतना कम लड़ता हूँ, लेकिन कभी कभी शेव करते हुए कहीं पर कट फट जाता है। अच्छा ये बताइए, आप आज नहाए भी थे ना? कब? जब आपने अपने कपड़े कूड़े में डाले थे। मोटेल के क्लर्क ने हमें यह भी बताया कि आपने नए तौलिए मांगे थे। हाँ, तो मैं नहाया था। तो फिर क्या? क्या आप अक्सर 2 बार नहाते हैं? अक्सर नहीं, कभी कभी। तो आज 2 बार नहाने का कोई खास कारण था? जी नहीं, कोई खास कारण नहीं था। क्या पता खून धोने के लिए नहाए हों? आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ कि मुझे खून साफ करना पड़े। अच्छा ये बताइए मिस्टर रीचर, आपके ऊपर अभी फ़िलहाल खून का इल्ज़ाम है ना, 16 साल पुराना? आपने किसी हुआन रॉड्रिग्स नाम के आदमी को पीट पीट कर मार डाला था, राइट? वो इल्ज़ाम झूठा है। हर अपराधी यही कहता है। कर्नल मूरक्रॉफ्ट ने भी यही कहा होगा। और क्या इसीलिए आपको गुस्सा आ गया था? हाँ, आ गया था। इस बात से मैं थोड़ा चिढ़ गया था और इसीलिए आपने उनको पीट पीट कर अधमरा कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है मिस्टर पोल्डोस्की। वैसे उसकी हालत कितनी बुरी है? क्यों? क्या आपको पछतावा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे उनकी और उनके क्लाइंट की चिंता हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि हो सकता है मूरक्रॉफ्ट को भविष्य में कभी होश आ जाए या फिर ना भी आए, और अगर ऐसा हुआ भी तो ये कब होगा और उस वक्त मूरक्रॉफ्ट किस हालत में होंगे, कुछ नहीं पता। अच्छा ये बताइए मिस्टर रीचर कि सुबह पूरे 20 मिनट तक आप 110वें यूनिट के हेडक्वार्टर में थे। बाकी की सुबह आप क्या कर रहे थे? चल रहा था। कहाँ? बस यहाँ वहाँ। ओह, तो किसी ने आपको यहाँ वहाँ चलते हुए देखा था? शायद नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए डिटेक्टिव, आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। आखिरी बार जब मैंने मूरक्रॉफ्ट को देखा था तो वो ओसी डाइनिंग रूम से बाहर जा रहे थे और काफ़ी खुश दिख रहे थे। उसने भी उनके ऊपर हमला किया है। वो बाहर खुला घूम रहा है और फिलहाल आपके ऊपर हंस रहा होगा क्योंकि आप अपना कीमती टाइम मेरे साथ बर्बाद कर रहे हैं। पोल्डोस्की ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, मैंने ऐसी दलीलें पहले भी बहुत बार सुनी हैं और मुझे नहीं लगता कि इस मामले में मैं कोई गलती कर रहा हूँ। फिलहाल मेरे सामने एक ऐसा आदमी बैठा है जो पहले भी लड़ाइयों में शामिल रहा है। इस आदमी को पीड़ित पर हमला होने से कुछ देर पहले ही पीड़ित से बहस करते हुए देखा गया था। हमला होने के थोड़ी देर बाद ही ये आदमी अपने कपड़ों से किनारा कर लेता है और बिना किसी वजह के दूसरी बार नहा भी लेता है। इस आदमी के पास एक गाड़ी थी जिसका इस्तेमाल ये हमला करने के लिए कर सकता था, और इस आदमी के पास अपनी उस टाइम की गतिविधियों के लिए कोई गवाह ही नहीं है। तो अब आप खुद ही बताइए, अगर आपके सामने ऐसा कोई मामला आता तो आप क्या करते? अगर मेरी बात होती मिस्टर पोल्डोस्की तो मैं उस आदमी को ढूंढता जिसने असल में ये काम किया है। मैं अकल से काम लेता, समझे? ज़रा अपने हाथ दिखाइए मिस्टर रीचर। रीचर ने अपने दोनों हाथ फैलाकर सामने टेबल पर रख दिए। उसके दोनों हाथों की उंगलियों के जोड़ हल्के गुलाबी पड़ गए थे और उनमें थोड़ी सूजन भी थी। ये सब पिछली रात की उस लड़ाई का नतीजा था जो रीचर की उन दोनों आदमियों से हुई थी। पोल्डोस्की काफ़ी देर तक उसके हाथों को देखता रहा, फिर बोला, इससे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने हाथों का नहीं बल्कि किसी हथियार का इस्तेमाल किया हो। खैर, डॉक्टर मुझे इस बारे में बता देंगे। अब आगे क्या होगा? रीचर ने सवाल किया। ये तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का फैसला होगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ चलेंगे। मैं आपको डाउनटाउन में कैद रखना चाहता हूँ। पोल्डोस्की के ये कहते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। एक पल बाद एस्पिन ने कहा, ये कैसे हो सकता है? हमारे द्वारा लगाया गया कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो आपके द्वारा लगाए गए फेलनी के इस आरोप से ज़्यादा संगीन है, इसलिए ये आदमी हमारे कब्जे में रहेगा। लेकिन हाँ, आप जब चाहें यहाँ आकर कैदी से पूछताछ कर सकते हैं। क्या ये आदमी यहाँ बंद रहेगा? पोल्डोस्की ने पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, हम इसका खास ख्याल रखेंगे। तब ठीक है, तब मुझे कोई परेशानी नहीं है। इतना कहकर पोल्डोस्की खड़ा हो गया और अपनी नोटबुक और पेन लेकर कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद रीचर के साथ वो सारी सामान्य गतिविधियाँ हुईं जो कोई भी ट्रायल शुरू होने से पहले की जाती हैं। उसकी एक बार फिर से तलाशी ली गई, उसके जूतों के फीते निकाल दिए गए, फिर उसे थोड़ा धकेलते और खींचते हुए एक संकरे गलियारे के आखिर में बने कैद खाने तक लाया गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 2 बड़े कमरों के सामने से होते हुए 2 मोड़ों को काटकर गुजरना पड़ा था। ये दोनों कमरे अभियुक्तों से पूछताछ के लिए बने हुए थे। इस जेल की हालत बाकी जेलों से ज़्यादा बेहतर थी। ये जेल नहीं बल्कि एक सस्ते चेन होटल जैसा लग रहा था। सिर्फ पतले आर्मी के बैरकों जैसे बेड्स ही ये दर्शा रहे थे कि ये एक जेल की कोठरी है।
लेकिन इन सब के बावजूद ये जगह खुली और आरामदायक थी। यहाँ पर ऊंचे ओहदे वाले कैदियों तक को कम ओहदे वाले ऑफिसरों से बेहतर सुविधाएं मिलती थीं। रीचर एक कुर्सी पर बैठ गया और एस्पिन दरवाजे पर इंतजार करता रहा। रीचर के मन में बार बार ये ख्याल आता रहा, सबसे अच्छे की उम्मीद करो और सबसे बुरे के लिए प्लानिंग बनाओ। आखिरकार उसने कहा, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ के ड्यूटी कैप्टन से मिलना है। वो अभी थोड़ी देर में यहाँ आएंगे और आपको यहाँ के नियम कायदे समझा देंगे। एस्पिन ने जवाब दिया, मुझे नियम कायदे पता हैं, मैं ड्यूटी कैप्टन रह चुका हूँ। आप उन्हें ये कह दीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, कह दूंगा। इतना कहकर दरवाज़ा बंद करके एस्पिन वहाँ से चला गया। 20 मिनट बाद बांस के डंडे जैसा दिखने वाला वही लंबा पतला सा कैप्टन झुककर कमरे में दाखिल हुआ और उसने रीचर से पूछा, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मेरे लिए एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं। 110वें यूनिट के हेडक्वार्टर में सार्जेंट लैच को फ़ोन करके उन्हें ये बताइए कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। अगर उनके पास मेरे लिए कोई संदेश हो तो वो ले लीजिए और उस संदेश को मुझ तक पहुँचा दीजिए। ओह, और इसके साथ क्या मैं आपके कुत्ते को खाना भी खिला दूँ और ड्राई क्लीनर के यहाँ से आपके कपड़े भी ले आऊँ? जी नहीं, मेरे पास न तो कोई कुत्ता है और ना ही मेरे कपड़े ड्राई क्लीनर के यहाँ गए हैं। लेकिन अगर आप वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो जैग में फ़ोन करके मेजर सुलीवन को बुलवा सकते हैं। वो मेरी वकील हैं। उन्हें कहिएगा कि मैं आज का दिन ख़त्म होने से पहले उनसे मिलना चाहता हूँ और मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कैप्टन एडमंड्स को HRC में कॉल कीजिएगा। वो मेरी दूसरी वकील हैं। उनसे कहिएगा कि मेजर सुलीवन से मिलने के बाद मैं उनसे मिलना चाहूँगा। अपने केस के सिलसिले में मुझे उनके साथ बहुत ज़रूरी बातें करनी हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ? आज यहाँ पर कितने कैदी बंद हैं? आपको मिलाकर बस एक ही और है और वो शायद मेजर टर्नर होंगी, है ना? हाँ, वही हैं। क्या उनको भी यहीं आसपास ही कैद किया गया है? यहाँ पर सिर्फ यही एक सेल ब्लॉक है। बढ़िया, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनके वकील को चोट लगी है और वो उनकी मदद नहीं कर सकता है। उनको नए वकील की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप उधर जाइए और उनको ये खबर दे दीजिए। आपका इस तरह की बातें करना कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है मिस्टर रीचर? मूरक्रॉफ्ट के साथ जो कुछ हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस बारे में सच्चाई आपको जल्दी ही पता चल जाएगी। लेकिन फिर भी आपका उनके लिए ऐसे चिंतित होना थोड़ा अजीब सी बात है। आपको किसी ने ACLU का सेक्रेटरी बना दिया है क्या? जी नहीं, मैंने संविधान की रक्षा की शपथ ली थी। आपने भी ज़रूर ली होगी। ये मेजर टर्नर का अधिकार है कि उनको एक वकील हर समय मुहैया कराया जाए। कम से कम कागज़ों में तो यही लिखा हुआ है। अब अगर उनकी अपील पर काम होने लगा तो वकील न होने के कारण उन्हें दिक्कत आएगी ना। इसीलिए उनको बता दीजिएगा कि उनको जल्दी से जल्दी नए वकील से मिलने की ज़रूरत है। अगर आज दोपहर में ही वो किसी से मिल लें तो बेहतर होगा। और इस बात को इस तरह से कहिएगा कि वो मामले की गंभीरता को समझ जाएं। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। कैप्टन बिना कुछ बोले दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। रीचर अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। 15 मिनट बाद रीचर को बाहर गलियारे में कदमों की आहट सुनाई दी। आहट उसके कमरे के दरवाजे पर आकर रुकी। कुंडी खोली गई, ताला खोला गया और फिर दरवाज़ा खोला गया। इस बार ड्यूटी कैप्टन गलियारे में ही मौजूद रहा। उसने गलियारे से ही अपनी बात कही। सार्जेंट लैच ने हेडक्वार्टर में आपके लिए संदेश छोड़ा हुआ था मिस्टर रीचर। अफ़गानिस्तान में 2 लोग मरे हुए पाए गए हैं। उनकी लाशें हिंदू कुश में एक गोट ट्रेल में मिली थीं। उनके सिर पर गोली मारी गई थी, शायद 9 mm थी। उनको देखने से लग रहा था जैसे उनकी हत्या 3 दिन पहले की गई थी। ये सुनकर रीचर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, थैंक यू कैप्टन। उम्मीद करो सबसे अच्छे की और प्लानिंग बनाओ सबसे बुरे की। यही जैक रीचर की फ़िलॉसफ़ी थी और अब सबसे बुरा हो चुका था। अध्याय 16। रीचर अपनी कुर्सी पर बैठा सोचता रहा। वो अपने दिमाग में एक काल्पनिक सिक्के को उछाल रहा था। पहली बार चित आएगा या पट? अब क्योंकि ये एक काल्पनिक सिक्का था तो सिक्के के चित या पट आने की संभावना 50-50 थी। अगर असल इंसान द्वारा असल सिक्के की बात हो तो ये देखा गया था कि जो हिस्सा ऊपर रहता था उसके आने की संभावना अक्सर ज़्यादा रहती थी, यानी 51-49 की रेशो। ऐसा क्यों होता था ये तो अभी तक कोई नहीं बतला पाया था, लेकिन ऐसा होता था ये बात एक्सपेरिमेंट्स से साबित कर दी गई थी। लेकिन रीचर का सिक्का तो काल्पनिक था, इसलिए दूसरी बार चित या पट फिर से कुछ भी होने की 50% संभावनाएं थीं। और ये चीज़ तीसरी बार और चौथी बार या कितनी भी बार करो हर बार लागू होनी थी। सिक्के की हर एक उछाल
अपने आप में एक अलग घटना थी जिसका पहले हुई घटनाओं से कोई संबंध नहीं था। यानी हर बार चित या पट आने की संभावना 50% ही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अगर 4 बार सिक्का उछाला जाता है तो चारों पर चित आने की संभावना भी 50% थी। ये होने की संभावना तो बहुत ही कम हो जाती थी। यानी अगर 100 बार ऐसा किया जाए तो 94 बार ऐसा ना होने की संभावना थी, जो कि 50% से एक बहुत ही बुरा नंबर था। ये एक सिंपल सा मैथ्स था और इस बाजी में रीचर को एक के बाद एक चारों चित की ज़रूरत थी। जैसे, क्या सूजन टर्नर को उस दोपहर तक नया वकील मिल पाएगा? उत्तर हाँ या ना। संभावना 50%। एक सिक्के के उछालने में चित या पट आने जैसा ही। फिर अगला सवाल था, क्या वो नया वकील एक गोरा आदमी होगा? उत्तर फिर से हाँ या ना, और वही 50% संभावना। और फिर क्या जब सूजन टर्नर का वकील इस इमारत में होगा तो उस दौरान पहले मेजर सुलिवन और बाद में कैप्टन एडमंड्स भी इस बिल्डिंग में मौजूद होंगे? अगर यहाँ हम ये मान लें कि सूजन को उसका वकील मिल गया है, जिसका उत्तर है हाँ या ना, तो यहाँ भी 50% संभावना है। और आखिरी का सवाल, क्या वो तीनों ही वकील एक ही दरवाजे से अंदर आए होंगे? उत्तर फिर से हाँ या ना, और संभावना वही 50%। 4 हाँ या ना के जवाब, और इनमें से हर घटना एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र। हर घटना के अपने आप में रीचर के हिसाब से होने की संभावना 50%, लेकिन सारी घटनाओं के उसकी इच्छा के हिसाब से होने की संभावना सिर्फ 6%। यानी काफ़ी मुश्किल। रीचर की फिलॉसफी थी, हमेशा अच्छा होने की उम्मीद करो। उसने अभी भी वही किया। सेना में ये एक आम सी बात थी कि ऊंचे पदों के लिए मर्दों को ही प्रेफरेंस दी जाती थी, और अगर मिलिट्री पुलिस के किसी मेजर पर लगे करप्शन के आरोप के बचाव की बात हो तो सीनियर रैंक के ऑफिसर को ही इस मामले के लिए नियुक्त किए जाने की ज़्यादा संभावना थी। इसलिए सूजन टर्नर के वकील के जेंडर का निर्धारण असल में 50% अनुपात का मामला नहीं था। अगर देखा जाए तो उसके वकील के एक मर्द होने की संभावना 70% थी। मूरक्रॉफ्ट भी आदमी ही था और गोरा भी था। ऐसा नहीं था कि सेना में काले लोगों की कमी थी, लेकिन इसका अनुपात आम जनसंख्या जैसा ही था। रीचर को ये उम्मीद भी थी कि वो अपने दोनों वकीलों में से कम एक को तो काफ़ी देर तक यहाँ रोक कर रख सकता था। उसे बस इतना करना था कि उनसे बातें करता रहे, इधर उधर की फालतू टाइम बर्बाद करने वाली बातें, एक के बाद एक दूसरा बनावटी मुद्दा, साथ में घबराने की थोड़ी अच्छी सी एक्टिंग। और इस बात का मतलब ये था कि उसके वकील और टर्नर के वकील के एक ही वक्त इस इमारत में होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा थी, 70% या उससे भी ज़्यादा। डायर में आने वाले लोगों से ये उम्मीद की जा सकती थी कि उन्हें ये पता हो कि उत्तर दिशा वाला दरवाज़ा जेल के नज़दीक था, और इस कारण उनके उस दरवाजे को इस्तेमाल करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। रीचर को उम्मीद तो यही थी, और इसी कारण गेट वाले सवाल के जवाब का उत्तर हाँ होने की संभावना भी 50% से ज़्यादा थी। इन सारी बातों के बारे में सोचकर अब रीचर इंतज़ार करने लगा। आखिरकार 4:30 बजे उसके कमरे की कुंडी खोली गई, ताला खोला गया और दरवाजे को धकेला गया। उस पतले से कैप्टन ने अंदर आकर कहा, मेजर सुलिवन आपसे मिलने के लिए आ गई हैं। और अब रीचर के लिए खेल शुरू करने का टाइम आ गया था। अध्याय 17। उस लंबे आदमी ने रीचर को आगे जाने दिया और खुद उसके पीछे पीछे चलने लगा। रीचर ने जितना कुछ भी यहाँ का इलाका देखा था वो उसका अंदाज़ा लगाते हुए आगे बढ़ने लगा। मेन ऑफिस वहाँ से थोड़ी दूर, शायद 3 मोड़ आगे था। उससे पहले एक चौकोर लॉबी आएगी जिसमें बंद क्वारंटाइन दरवाजे, एक क्लर्क और बाहर को जाता एक दरवाज़ा मौजूद होगा। वो ये भी जानता था कि लॉबी से पहले पूछताछ के लिए बने हुए कमरे आएंगे, जो कि गलियारे के दोनों तरफ थे। गलियारे के बाईं तरफ खस्ता हाल में वो कमरे थे जहां पुलिस वाले संदिग्ध लोगों से पूछताछ करते थे। वहीं दाईं तरफ बेहतर स्थिति वाले वो कमरे थे जिनको रीचर ने अपने जेल की कोठरी की तरफ जाते हुए देखा था। दाईं तरफ सिर्फ 2 ही कमरे थे, जिनमें से एक में शायद उसे बैठना था। ये कमरे काफ़ी बेहतर हालत में थे और शायद वकीलों और उनके क्लाइंट्स के बीच होने वाली बातचीत के लिए ही उनको बनाया गया था। इन कमरों के दरवाजे पर एक धारीदार मजबूत कांच से बनी एक छोटी सी आयताकार खिड़की लगी हुई थी। ये दरवाजे के हैंडल के थोड़ा ऊपर किनारे की तरफ बनी हुई थी। रीचर चलते हुए पहले दरवाजे से गुजरते हुए दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने पहले दरवाजे के सामने से गुजरते हुए सुलिवन को देख लिया था। वो कमरे के अंदर टेबल के बाईं तरफ बैठी हुई थी और उसके हाथ उसके बंद ब्रीफकेस के ऊपर रखे थे,
लेकिन रीचर ने उसे ना देख पाने का नाटक किया और आगे बढ़ते हुए दूसरे दरवाजे के सामने जाकर रुक गया और खिड़की से अंदर झांकने लगा। ये कमरा एकदम खाली था, यानी रीचर का ये टॉस बेकार गया था। ना चित आया था और ना ही पट। फिलहाल तो उसे ऐसा ही लग रहा था। रीचर को दूसरे दरवाजे के सामने खड़ा पाकर वो लंबा आदमी चिल्लाया, अरे ज़रा रुको मेजर, आपको उस कमरे में नहीं, इस पहले वाले कमरे में जाना है। रीचर उल्टा घूमा और पहले कमरे की तरफ चल दिया। वो दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। लंबे आदमी ने खाली हैंडल को घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। खुलते वक्त दरवाजे ने जो आवाज़ की, रीचर ने उस पर खास ध्यान दिया। हैंडल ने एक क्लिक की आवाज़ की थी, फिर कब्जे से एक सधी हुई आवाज़ आई थी और सिलिकॉन सीलों के हवा निकलने की हिस्स की आवाज़ आई थी। ये आवाज़ तेज़ तो नहीं, लेकिन एक खास तरह की थी। रीचर भीतर दाखिल हो गया और उस लंबे आदमी ने सुलेवन से कहा, जब बातचीत खत्म हो जाए तो बज़र दबा दीजिएगा काउंसलर। रीचर अंदर जाकर सुलेवन के सामने बैठ गया और लंबा आदमी दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया। दरवाज़ा बंद नहीं था क्योंकि अंदर कोई हैंडल मौजूद नहीं था। वहाँ एक चपटी सी सतह थी बस, जैसे कोई ऐसा चेहरा जिसके ऊपर नाक ना हो। दरवाजे की चौखट के बगल में एक बटन बना हुआ था। शायद इसी को बजाने के लिए उस लंबे आदमी ने कहा था। कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी, लेकिन वहाँ जो बिजली का बल्ब जल रहा था वो काफ़ी चमकीला था। रीचर के बैठते ही सुलेवन ने कहा, मैं कर्नल मूरक्रॉफ्ट वाले केस में आपकी पैरवी नहीं कर सकती। सच कहूँ तो मैं अपने क्लाइंट के तौर पर आपको चाहती ही नहीं हूँ। रीचर ने कंधे उचकाए और पिछली सुबह सुलीवन द्वारा ही बोले गए शब्दों को दोहराते हुए बोला, वो लोग मुझे ही आपको दे रहे हैं, इसलिए इसकी आदत बना लीजिए। कर्नल मूरक्रॉफ्ट मेरे दोस्त हैं मेजर। आपके पुराने टीचर हैं ना वो? हाँ, उनमें से एक हैं। तो फिर तो आप जानती होंगी कि ये लोग कैसे होते हैं। उनको हमेशा ऐसे लगता है जैसे वो किसी क्लासरूम में हों। वो बस मेरी टांग खींच रहे थे उस टाइम। वो बहस इसलिए कर रहे थे क्योंकि ऐसा करना उनको पसंद है। आपको पता है मिस सुलीवन, आपके जाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अपना टोस्ट खत्म करके सारे कागजात दाखिल करने वाले हैं। असल में वो पहले से ही ये करना चाहते थे, लेकिन सीधे सीधे किसी बात का जवाब देना उनका स्टाइल ही नहीं है। सुलीवन ने भी तेज़ी से जवाब दिया, मुझे आपकी बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है मेजर। सुबह ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए गए हैं। रीचर जानता था कि उसके पास बात करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसे सुलीवन को अपनी बातों में उलझाए रखना था और उसने वही किया। ऐसा करते हुए उसका पूरा ध्यान बाहर की चीज़ों पर ही था। तभी उसने गलियारे में कदमों की आहट सुनी। ये दो लोग थे जो कि दोनों मर्द थे और गलियारे में चले आ रहे थे। फिर गलियारे से धीमी आवाज़ें भी आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे आमतौर वाले वाक्य बोले जा रहे थे, यानी रूटीन वाली संक्षिप्त बातचीत। कदम आगे बढ़ने लगे। दरवाजे की कोई आवाज़ नहीं हुई, ना क्लिक, ना चरमराहट और ना हवा निकलने वाली हिस्स। अरे कहाँ खो गए मेजर? मिस सुलीवन ने कहा। रीचर ने उससे सवाल पूछा, क्या आपके ब्रीफकेस में आपका पर्स है? क्या? वही जो आपने सुना। मैं अपने पर्स को ब्रीफकेस में क्यों रखूंगी? वो इसलिए क्योंकि आपके पास पर्स नहीं है और आपके कपड़े भी काफ़ी चुस्त हैं, जिनमें से मुझे बटुए जैसा कोई उभार नहीं दिख रहा है। सुलीवन ने अपना हाथ ब्रीफकेस पर रखकर कहा, हाँ, मेरा बटुआ इसी में है। तो उसमें अभी कितने पैसे होंगे? पता नहीं, शायद $30 के करीब होंगे। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आपने एटीएम से आखिरी बार कितने पैसे निकाले थे? $200। क्या आपके पर्स में आपका मोबाइल भी है? हाँ है। लेकिन इन सब बातों का मतलब क्या है मिस्टर रीचर? इनका मतलब ये है कि अगर ऐसा सब कुछ है तो आपके खिलाफ भी उतने ही सबूत हैं जितने मेरे खिलाफ मौजूद हैं। मैं भी कह सकता हूँ कि आपने अपने एक साथी को बुलाया और उसे अपने पुराने टीचर की हड्डी पसलियाँ तोड़ने के लिए $170 दिए, और इसका कारण ये हो सकता है कि जब आप स्कूल में थीं तो उन्होंने आपको अच्छे ग्रेड्स नहीं दिए थे और इसीलिए आप अभी तक उनसे नाराज़ थीं। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? एग्जैक्टली यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये क्या बकवास कर रहे हैं मेरे साथ। इस बार सुलीवन ने कोई जवाब नहीं दिया। रीचर का ध्यान अभी भी पूरी तरह से गलियारे से आती आवाज़ों पर था। वहाँ अभी भी सब कुछ शांत था। सुलीवन ने आगे कहा, डिटेक्टिव पोल्डोस्की लैंडफिल में उन कपड़ों को खोज कर आएंगे। चाहे जो भी हो जाए वो उन कपड़ों को ढूंढ कर ही रहेंगे। ये काम वैसे उतना मुश्किल भी नहीं है। क्या जब उनकी डीएनए जांच करवाई जाएगी तो वो आपकी बात को कंफर्म करेंगे? हाँ, बड़ी ही आसानी से, क्योंकि मूरक्रॉफ्ट पर हमला मैंने किया ही नहीं है। इसके बाद गलियारे में फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। शायद 2 लोग थे
जो बहुत ही धीमी आवाज़ें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे एक दूसरे को रास्ता दिखा रहा था। फिर वो रुके और धीमी आवाज़ में उन्होंने कुछ कहा। इसके बाद हैंडल के घूमने की क्लिक, दरवाज़ा खुलने से हुई चरमराहट और सिलिकॉन सील के खुलने से हवा की सरसराहट। रीचर को यकीन था कि ये वकील आ गया था। उसे ये भी यकीन था कि वो वकील टर्नर के लिए ही आया होगा, क्योंकि रीचर के अलावा एक वही कैदी यहाँ पर मौजूद थी। ये बहुत ही अच्छी बात हुई थी कि उसके वकील के यहाँ रहते हुए टर्नर का वकील यहाँ पर आ गया था, यानी चित और चित। वो लगातार 2 बार जीत गया था, लेकिन अभी उसे थोड़ा और टाइम खराब करने की ज़रूरत थी। तो उसने सुलेवन से कहा, अच्छा मिस सुलेवन, मुझे रॉड्रिग्स के एफिडेविट के बारे में कुछ बताइए। सुलेवन को मजबूरी में वो सारी बातें फिर से दोहरानी पड़ी जो रीचर पहले से ही जानता था। रीचर चुपचाप बैठा सुनता रहा। उसका पूरा ध्यान अभी भी बाहर की गतिविधियों पर था। कुछ देर सब कुछ शांत रहा। फिर गलियारे में फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार 2 लोग आ रहे थे, एक आगे और एक पीछे। एक बार फिर से बाहर एक दरवाज़ा खुला, वही दरवाज़ा जो पहले खुला था। वही हैंडल की क्लिक, वही कब्ज़ों की घरघराहट और वही सिलिकॉन सील की सरसराहट। इसके बाद कुछ पल के लिए सब शांत रहा और फिर से आवाज़ हुई। 3 आवाज़ें दोबारा लेकिन उल्टे क्रम से हुईं और फिर एक जोड़ी कदमों के दूर जाने की आवाज़ आई। इसका मतलब ये था कि अब टर्नर बगल वाले कमरे में अपने वकील के साथ मौजूद थी और गलियारा खाली पड़ा था। अब खेल शुरू करने का टाइम हो गया था। रीचर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और सुलेवन से बोला, मेरी कोठरी में कुछ प्रॉब्लम है काउंसलर, आपको उसे देखने की ज़रूरत होगी। अध्याय 18। आपको अपनी कोठरी में क्या दिक्कत है भला? सुलेवन ने पूछा। रीचर जानता था कि बचाव पक्ष के वकीलों को ऐसी सब फिजूल की बातें सुनने की आदत होती थी। वो जानते थे कि मुल्जिम अक्सर ऐसी फालतू बातें निकालने की फिराक में रहते थे जिनके खिलाफ वो अपील दायर कर सकें। किसी भी कल्पना से गढ़े गए अपमान या बुरे व्यवहार की तहकीकात करना और उसकी जांच करना वकीलों की जिम्मेदारी थी। रीचर ये बात अच्छी तरह से जानता था और उसे पता था कि ये खेल कैसे खेला जाता था। उसने बड़े ही आराम से कहा, मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही उसे देखें और फिर अपना फैसला लें। अच्छा ठीक है, चलो। सुलेवन दरवाजे के निकट गई और उसने गार्ड को बुलाने के लिए बजर दबा दिया। उसने अपना ब्रीफ केस टेबल पर ही छोड़ दिया था। रीचर भी उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। 2 पल बाद लंबे आदमी ने खिड़की से झांका और बोला, क्या आपकी बात पूरी हो गई काउंसलर? अरे नहीं, अभी नहीं। मेजर रीचर को अपनी कोठरी से कुछ प्रॉब्लम है, पहले हमें वो देखने जाना है। लंबे आदमी ने रीचर को ऐसे देखा जैसे उसे रीचर से ऐसी उम्मीद ना हो। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जो कह रहे थे कि तुम भी ऐसी पुरानी चाल चल रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कम से कम। लेकिन ऊपर से वो बोला, ठीक है, चलिए देख कर आते हैं। रीचर अपनी कोठरी की दिशा में बढ़ने लगा। उसके पीछे सुलेवन और सुलेवन के पीछे वो लंबा आदमी थे। अपनी कोठरी के आगे पहुंचकर रीचर ने उन दोनों को अंदर जाने का इशारा किया। लंबा आदमी मुस्कुराया और उसने रीचर के पास पहुंचकर दरवाजे को पकड़ लिया और पहले उसे अंदर जाने का इशारा किया। रीचर समझ गया कि यह आदमी उतना बेवकूफ़ नहीं है जितना वो समझ रहा था। वो चुपचाप अंदर चला गया। फिर सुलेवन आई और उसके बाद लंबा आदमी। रीचर एक जगह पर जाकर रुका और उसने एक तरफ इशारा किया। वो वहाँ पर उस दरार में देखिए, दीवार के नज़दीक फर्श पर, खिड़की के एकदम नीचे। सुलेवन उधर का मुआयना करते हुए बोली, मुझे तो यहाँ कोई दरार नहीं दिख रही है। अरे वो वहाँ देखिए नीचे, उसके अंदर कुछ है जो कि हिल रहा है। सुलेवन डर कर जड़ हो गई। लंबा आदमी भी फर्श की तरफ झुका। रीचर को इसी मौके का इंतज़ार था। उसने बड़ी ही फुर्ती से उस आदमी को पीछे से जोर का धक्का दिया और जब तक सुलेवन उसकी तरफ घूमती या कुछ कहती तब तक रीचर दरवाजे पर पहुंचकर गलियारे में निकल गया था। उसने फुर्ती से दरवाज़ा बंद करके उस पर कुंडी लगा दी। फिर वो तेज़ी से उल्टी दिशा में भागने लगा। उसने इस वक्त बिना फीते वाले जूते पहने हुए थे, जिनसे भागने में उसे दिक्कत ज़रूर हो रही थी, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं थी। जहाँ सुलेवन का ब्रीफकेस छूट गया था वहाँ से आगे बढ़कर वो दूसरे कमरे के पास चला गया। दरवाजे पर बनी आयताकार खिड़की से अंदर झांकने पर उसने अंदर मौजूद सूजन टर्नर को पहली बार देखा। रीचर को उसकी ये झलक पाने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा था, लेकिन वो इस इंतज़ार के वाकई लायक थी, पूरी तरह से लायक। उसने आर्मी कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जिस पर से सभी तरह के फीते निकाल दिए गए थे। साथ में भूरे रंग के जूते थे जिनके भी फीते निकले हुए थे। वो औसत से 1-2 इंच लंबी थी, दुबली पतली, और उसके काले बाल
पीछे की तरफ खींचकर बंधे हुए थे। उसकी आंखें गहरी भूरे रंग की थीं और त्वचा धूप से सांवली पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान के अलावा दृढ़ता, अक्लमंदी और एक तरह का चुलबुलापन भी दिखाई दे रहा था। रीचर के अनुसार वो बेमिसाल थी, इस तरह के इंतज़ार के पूरी तरह से लायक। उसका वकील टेबल की बाईं तरफ बैठा हुआ था। ये अधेड़ उम्र का मध्यम लंबाई वाला एक आदमी था। उसके बाल सफ़ेद थे और चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। वो एक पुरुष था और एक गोरा पुरुष था, यानी रीचर का तीसरा दांव भी सही लगा था। यहाँ ये सब देखने के बाद रीचर आगे बढ़ा और लॉबी के निकट मौजूद दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। दरवाजे के अंदर कोई हैंडल नहीं था, वहाँ पर बस बजर वाला एक बटन लगा हुआ था। रीचर ने अपने जूते उतार फेंके और तेज़ी से बार बार बटन दबाने लगा। 5 सेकंड के अंदर ही दरवाज़ा खोल दिया गया। लॉबी में बैठा हुआ क्लर्क दरवाज़ा खोलकर वहाँ खड़ा था। उसका हाथ हैंडल पर था। उसकी चाबियाँ मेटल के एक चौकोर छल्ले पर लटक रही थीं और ये छल्ला उसकी बेल्ट के फीते पर सुरक्षित तरीके से लटका हुआ था। रीचर हाँफने का नाटक करते हुए बोला, तुम्हारे कैप्टन को किसी तरह का दौरा पड़ गया है, शायद हार्ट अटैक आया है। वो वहाँ पर गिरा हुआ तड़प रहा है। तुम्हें जाकर उसे देखना पड़ेगा। जल्दी जाओ जवान। रौबदार व्यक्तित्व। सेना में इस बात की बहुत कीमत थी। वो आदमी एक पल से भी कम टाइम के लिए झिझका और फिर गलियारे में दौड़ता हुआ चला गया। दरवाज़ा बंद होने लगा तो रीचर ने अपना एक जूता दरवाजे पर अटका दिया और उसके पीछे जाने के लिए मुड़ा। इसके बाद वो नंगे पांव बिना कोई आवाज़ किए उस क्लर्क के पीछे भागने लगा और जल्दी ही उसने उसे पीछे छोड़ दिया। भागते हुए उसे जो पहले खाली खुली हुई कोठरी मिली, उसने उसका दरवाज़ा खोला और उस लड़के को बोला, यहाँ पर हैं वो। क्लर्क तेज़ी से अंदर गया तो रीचर ने उसकी चाबी की तरफ हाथ बढ़ाकर जल्दी से पूरे छल्ले को अपनी तरफ खींच लिया। चाबियों के हाथ में आते ही रीचर ने क्लर्क को जोर का धक्का दिया, जिससे वो ज़मीन पर गिर गया। फिर उसने फुर्ती से दरवाजे की कुंडी लगा दी। अब उसकी प्लानिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होने वाला था। अध्याय 19। लॉबी क्लर्क को कैद करने के बाद रीचर नंगे पांव भागते हुए दोबारा उस कमरे तक पहुंचा जहां उसने सुलिवन से बात की थी। वहां से सुलिवन का ब्रीफकेस उठाकर दरवाज़ा बंद होने से पहले ही वो बाहर आ गया। फिर गलियारे में घुटने के बल बैठकर उसने ब्रीफकेस को खोला और अपने मतलब की चीज़ें ढूंढने लगा। कुछ देर बाद जब उसे गाड़ी की चाबी मिली तो उसने उसे अपनी पैंट की जेब में रख लिया। सुलिवन का बटुआ निकालकर उसने उसमें से उसकी आईडी निकालकर वो भी रख ली। सुलिवन का पूरा नाम हेलन सुलिवन था। आईडी के बाद उसने बटुए में मौजूद पैसों को निकालकर अपनी पैंट की दूसरी जेब में डाल लिया। फिर ब्रीफकेस से एक पेन लिया और एक फॉर्म की फ़ोटोकॉपी से एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उस पर लिखा, डियर हेलन, मुझ पर तुम्हारा $30 का उधार है, जैक रीचर। फिर उस कागज़ के टुकड़े को उसने बटुए में रखकर बटुए को वापस ब्रीफकेस में रख दिया और ब्रीफकेस को बंद करके हाथ में लेकर खड़ा हो गया। फिर 12 फीट आगे चलकर वो दूसरे कमरे तक पहुंचा और उसने उस संकरी खिड़की से अंदर झांका। अंदर सूजन टर्नर अपने वकील के साथ बात कर रही थी। उसका वकील ध्यान से उसकी बातें सुनते हुए एक पीले से पैड में अपने नोट्स बना रहा था। उसका खुला हुआ ब्रीफकेस टेबल पर कोने में रखा था। रीचर आगे चलकर लॉबी तक जाने वाले क्वारंटाइन दरवाजे तक गया और वहां फंसा हुआ अपना जूता निकालकर उसकी जगह उसने सुलिवन की गाड़ी की चाबी को इस तरह से रख दिया कि दरवाज़ा पूरी तरह से बंद ना होने पाए। फिर अपने जूते दोबारा पहनकर वो टर्नर वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। अब अगला चरण शुरू करने का वक्त था। बड़ी ही आसानी से दरवाजे को खोलकर वो अंदर दाखिल हो गया। दाखिल होते ही वो घूमा और फिर उसने सुलिवन का ब्रीफकेस दरवाजे की चौखट में इस तरह से अटका दिया कि दरवाज़ा वापस बंद ना हो पाए। फिर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वकील के चेहरे पर तो ज़्यादा हैरानी के भाव नहीं थे, लेकिन टर्नर के चेहरे पर रीचर को उसे पहचानने के भाव साफ साफ आते दिखाई दिए। वो वकील को संबोधित करते हुए बोला, कर्नल, मुझे अपनी आईडी दिखाइए। आप कौन हैं भाई? मैं डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से हूँ। ये एक रूटीन चेक है सर। फिर से प्रभावशाली व्यक्तित्व। सेना में इसे बहुत मूल्यवान समझा जाता था और रीचर के पास ये मौजूद था। वकील एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसने अपनी आईडी निकालकर रीचर की तरफ बढ़ा दी। रीचर ने उसे ध्यान से देखा। उसका नाम था जॉन जेम्स टेम्पल। आईडी कार्ड को देखकर उसने अपने माथे पर ऐसे बल डाले जैसे उसे देखकर उसे कुछ हैरानी हुई हो। फिर उसने उस आईडी कार्ड को अपनी कमीज़ की जेब में डाल लिया और वकील से बोला, माफ़ कीजिएगा कर्नल, लेकिन 1 मिनट ज़रा बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये कहकर वो एक कदम पीछे होकर दरवाजे तक पहुंचा और कर्नल के लिए दरवाज़ा खोलकर खड़ा हो गया। वकील कुछ पल तक तो अनिश्चित सा दिखाई दिया,
लेकिन फिर कुर्सी से धीरे धीरे उठने लगा। उसके कमरे से बाहर आने के बाद रीचर ने उसे कहा, सर प्लीज़ अपने दाईं तरफ चलिए, और फिर वो भी अपने बिना फीतों वाले जूतों के साथ घिसटते हुए उसके पीछे चलने लगा। इस पूरे नाटक की यही सबसे कमज़ोर कड़ी थी। ऐसा ज़रूरी तो नहीं था कि वकील अपने आसपास के लोगों पर ज़्यादा गौर करें, लेकिन अक्सर ये लोग दिमाग वाले होते थे और उनकी लॉजिकल शक्ति आम इंसानों से बेहतर होती थी। इसीलिए रीचर पूरी तरह से निश्चिंत भी नहीं हो सकता था। इसके अलावा एक ये भी बात थी कि योजना के इस वाले हिस्से में ना तो वो जल्दबाजी कर सकता था और ना ही कोई हड़बड़ी दिखा सकता था, ना ही घबराहट दिखा सकता था। योजना के बाकी हिस्सों के मुकाबले में ये वाला काम स्लो मोशन में ही किया जाना चाहिए था, और दिक्कत ये थी कि इसी कारण से वकील के पास सोचने विचारने का ज़्यादा वक्त था, जो कि उसके लिए खतरा पैदा कर सकता था। और फिर जिसका डर था वही हुआ। पहली खाली कोठरी से 20 फीट की दूरी पर ही आगे बढ़ता हुआ वकील एकदम से रुक गया और उसने अचानक से घूमकर सीधे नीचे रीचर के जूतों की तरफ देखा। रीचर जानता था कि अब उसे क्या करना है। उसने झटके से उसे आगे की तरफ घुमाकर अपनी बलिष्ठ बाहों में जकड़ लिया। फिर उसकी दाईं कोहनी को अपने बाएं हाथ से जोर से दबाया और एक जोर का झटका दिया। वकील ना चाहते हुए भी किसी केकड़े की तरह झुककर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। रीचर उसे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि आखिर उसकी कोई गलती नहीं थी। वो उसे धकेलते हुए उस खुली कोठरी तक ले आया, जो रीचर के हिसाब से शायद टर्नर की रही होगी। वकील को अंदर धकेलकर उसने दरवाज़ा बंद करके बाहर कुंडी लगा दी। अब सारा मामला सेट था। वो वापस जूते रगड़ते हुए उस कमरे में पहुंचा जहां सूजन थी। उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा, हेलो, मेरा नाम जैक रीचर है। हाँ, मुझे पता है मिस्टर रीचर, मैंने आपके फ़ाइल में आपकी फ़ोटो देखी है, और फिर फ़ोन पर हुई बातचीत के कारण मैं आपकी आवाज़ भी पहचान गई थी। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस टर्नर। अच्छा ये बताइए मिस्टर रीचर, अब आप करना क्या चाह रहे हैं? आपको पता है मिस टर्नर कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि आप इस मामले में उलझें, और इसीलिए आपने मुझे आपसे मिलने की इजाज़त नहीं दी थी। जी हाँ, मुझे लग रहा था कि आप शायद यहाँ तक पहुँच जाएं, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर आप यहाँ पहुँच भी जाते हैं तो मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे आप यहाँ से वापस चले जाएं और कम से कम अपने आप को सुरक्षित कर लें। लेकिन आपका ऐसा करना काम नहीं किया मिस टर्नर। अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ से निकलने की कितनी संभावना है? अभी तक तो सब कुछ हमारे हक में ही हो रहा है। इतना कहकर रीचर ने अपनी जेब से सुलिवन की आईडी निकाली और उसमें मौजूद तस्वीर का टर्नर के चेहरे से मिलान किया। दोनों औरतें थीं, बालों का रंग भी करीब एक सा था, लेकिन इसके अलावा उनमें कोई और समानता नहीं थी। उसने टर्नर को वो आईडी दी तो टर्नर ने पूछा, ये कौन है? मेरी वकील है, मतलब मेरे वकीलों में से एक है। मैं आज ही उससे मिला था। फ़िलहाल वो एक कोठरी में बंद है, शायद अभी उसका दरवाज़ा पीट रही होगी। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। और आप खुद मेरे वकील की आईडी को यूज़ करने के लिए ले जा रहे हैं? हाँ, लेकिन आप उसकी तरह दिखते नहीं हैं मिस्टर रीचर, इसीलिए तो गाड़ी ड्राइव आप करने वाली हैं। दोनों कमरे से बाहर गलियारे में निकल आए और दरवाजे तक पहुँच गए। वो अभी भी सुलिवन की गाड़ी की चाबी अटकने के कारण 1 इंच खुला हुआ था। रीचर ने दरवाज़ा खोला और टर्नर ने चाबी उठा ली। फिर वो लोग लॉबी में आ गए। लॉबी से बाहर निकलने वाला दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद था। उस पर लगा हुआ सिस्टम काफ़ी महंगा और सेफ लग रहा था। रीचर ने क्लर्क वाला चाबियों का गुच्छा निकाला और एक के बाद एक चाबियों को उसमें लगाकर ट्राई करने लगा। 5वीं चाबी उनके काम की थी और उससे ताला खुल गया। बाहर निकलने के बाद उनके 30 गज आगे दाईं तरफ एक छोटा सा पार्किंग लॉट था। यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थीं, लेकिन इनमें से कोई भी सुलिवन की हरी सेडान नहीं थी। रीचर को पता था कि बाहर की तरफ भी एक पार्किंग लॉट बना हुआ था। वो दोनों उसी की तरफ बढ़ गए। हालांकि ये जगह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी, क्योंकि वहाँ लोगों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जाए बिना और कोई चारा नहीं था। दोनों इस तरह से तेज़ तेज़ चलने लगे जैसे एकदम व्यस्त लोग हों और उन्हें कहीं जाने की जल्दी हो। इमारत के आगे फायर लेन थी, जिसके बाद एक उठा हुआ डिवाइडर था और उसके बाद एक लंबा पार्किंग लॉट था। उसमें बाईं तरफ एक गहरे हरे रंग की सेडान खड़ी हुई थी। दोनों सीधे उस गाड़ी की तरफ बढ़ गए, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर बैठ पाते, उन्हें महसूस हुआ कि उनके बाईं तरफ करीब 100 गज की दूरी पर एक गाड़ी हल्की स्पीड से उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर रीचर और टर्नर तेज़ी से अलग अलग दिशा में बढ़ गए। रीचर गाड़ी की दाईं दिशा यानी पैसेंजर साइड में गया
और टर्नर ड्राइवर वाली साइड की तरफ बढ़ गई। दोनों ने एक साथ गाड़ी के दरवाजे खोले और बिना किसी हिचकिचाहट या हड़बड़ी के अंदर बैठ गए। वो गाड़ी अब एकदम नज़दीक आ चुकी थी। दोनों ने अपनी अपनी तरफ के दरवाजे तेज़ आवाज़ के साथ बंद किए, जैसे अपने काम के बोझ से परेशान हों और उनके पास 2 ज़रूरी अपॉइंटमेंट्स के बीच के यही कुछ मिनट हों। टर्नर ने गाड़ी में चाबी लगाकर इंजन स्टार्ट कर दिया। चलो जल्दी चलो, रीचर ने टर्नर को कहा, लेकिन टर्नर आगे बढ़ी नहीं। उसने गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला और एक्सीलेटर दबाया, लेकिन गाड़ी अपनी जगह पर ही खड़ी रही। तभी टर्नर ने नीचे देखा और उसे कारण समझ में आया। गाड़ी का हैंड ब्रेक खिंचा हुआ था। शिट! अपने आप को कोसते हुए उसने हैंड ब्रेक को नीचे दबाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी तरफ आ रही वो गाड़ी अब ठीक उनके पीछे थी और उनका रास्ता रोके हुए थी, यानी अब वो वहाँ से निकलकर नहीं जा सकते थे। उस गाड़ी के ड्राइवर ने उनके पीछे अपनी गाड़ी रोककर अपने स्टीयरिंग व्हील को तेज़ी से घुमाया और धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। और तब जाकर उन्हें समझ में आया कि वो उनकी बगल में मौजूद खाली जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करना चाहता था। उस गाड़ी की ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि रीचर की दूसरी वकील ट्रेसी एडमंड्स थी, वही वकील जो उसका कैंडिस डेटन वाला केस देख रही थी। उसे पहचानते ही रीचर गाड़ी में नीचे की तरफ खिसक गया और उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को इस तरह थाम लिया जैसे उसका सिर दर्द से फटा जा रहा हो। क्या हुआ? टर्नर ने उससे पूछा। अरे वो मेरी दूसरी वकील है, कैप्टन एडमंड्स। मैंने ही उसे यहाँ बुलाया था। लेकिन क्यों बुलाया था? ताकि जब आपका वकील आपसे मिलने आए तो उस वक्त मैं अपनी कोठरी से बाहर ही रहूं। ओह, तब तो पूरी कोशिश करना कि वो तुम्हें देख ना पाए। वो तो मैं कर लूँगा, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली दिक्कत तो तब आएगी जब 1 मिनट बाद वो बिल्डिंग के अंदर चली जाएगी। तो तुमने 2 वकीलों को बुलाया ही क्यों? क्या तुम्हें इतना अंदाज़ा नहीं लग जाना चाहिए था कि एक ही वकील से तुम्हारा काम बन जाएगा? कहना बहुत आसान है मिस सूजन, क्या आपको अंदाज़ा लग जाता? शायद नहीं। बस तो फिर। तब तक एडमंड्स उनके बगल में गाड़ी पार्क करके उससे नीचे उतर चुकी थी। रीचर ने अपने चेहरे पर लगे हाथों की पोजीशन को इस तरह से बदला कि एडमंड्स उसके चेहरे को देख ना पाए। टर्नर ने फुर्ती से गाड़ी का गियर बदला और गाड़ी को सीधा करके धीमी गति से आगे बढ़ा दिया। एडमंड्स के ठीक बगल से निकलते हुए वे दोनों पार्किंग के दक्षिणी गेट की तरफ बढ़ गए। रह रहकर दाएं बाएं देखते हुए वो तब तक चलते रहे जब तक कि वो बेस से बाहर निकलकर एग्जिट रोड पर नहीं पहुंच गए। अब वो पहले बैरियर की तरफ बढ़ रहे थे और ऐसे 3 बैरियर अभी उन्हें और पार करने थे। अध्याय 20। पहला बैरियर पार करना काफ़ी आसान रहा। टर्नर ने रीचर से उसकी आईडी मांगी और उसे अपनी आईडी के साथ अपने हाथ में ताश के पत्तों की तरह फैलाकर पकड़ लिया। गाड़ी की स्पीड को एकदम कम किया और अपनी तरफ की खिड़की के कांच को नीचे करके गाड़ी की डिक्की को खोल दिया। ये सब कुछ उसने ऐसे किया जैसे ये उसके लिए रोज़ का काम हो। सिक्योरिटी बूथ पर खड़े सैनिक की वही प्रतिक्रिया रही जिसकी अपेक्षा टर्नर को थी। उसने सामने फैलाई हुई उन दोनों आईडीज़ पर एक सरसरी नज़र मारी और ऐसी ही एक सरसरी नज़र खुली हुई डिक्की पर। सब ठीक पाकर उसने डिक्की को बंद कर दिया और बैरियर उठा दिया। बैरियर उठते ही टर्नर ने स्पीड बढ़ाई और आगे बढ़ गई। रीचर ने उससे कहा, अब तक एडमंड्स अंदर पहुंच चुकी होगी। अगर आगे कहीं भी कुछ दिक्कत लगे तो स्पीड बढ़ाकर बैरियर तोड़ते हुए निकल जाना। उससे हमारी मुसीबतें ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली हैं। लेकिन हो सकता है अगर इस चक्कर में हमने किसी गार्ड पर गाड़ी चढ़ा दी तो? अरे सूजन, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे पता है वो लोग कूद कर रास्ते से दूर हट जाएंगे। आखिर वो भी इंसान ही तो हैं। अपनी जान सबको प्यारी होती है। लेकिन इससे आर्मी की गाड़ी पर डेंट तो पड़ जाएगा ना? हाँ, मैंने कल रात को ही आर्मी की एक गाड़ी पर 2 आदमियों के सिर पटक कर डेंट बना दिया था। लगता है आपको सेना के सामान पर लोगों की खोपड़ियों से डेंट बनाने की काफ़ी आदत है। मेरे ऑफिस की डेस्क पर भी आपने ऐसे ही किया था। रीचर को टर्नर की ये बात बड़ी ही दिलकश लगी। साथ ही उसकी आवाज़ भी जितनी फ़ोन पर लगी थी उससे भी कहीं ज़्यादा दिलकश। उसने हाँ में सिर हिलाया। उसने ये कहानी टर्नर को साउथ डकोटा से फ़ोन पर सुनाई थी। एक पुरानी तहकीकात थी जिसके कारण वो थोड़ा चिढ़ गया था। एक छोटी सी कहानी जिसे उसने लंबा सिर्फ इसलिए खींचा था ताकि सूजन को बातें करता सुनता रहे। वो उसकी आवाज़ को देर तक सुनना चाहता था क्योंकि उसे वो आवाज़ पसंद आई थी। सूजन ने उससे पूछा, अच्छा रात वाले वो दोनों आदमी कौन थे? रीचर ने उसे टालते हुए कहा, वो थोड़ा जटिल मामला है, बाद में समझाऊंगा। अब वो धीरे धीरे दूसरे चेक पॉइंट की तरफ बढ़ रहे थे। इस चेक पॉइंट को तोड़ना अभी तो फ़ायदे का सौदा नहीं दिखाई दे रहा था। शाम के 5 बजे थे और अभी फ़िलहाल वहाँ काफ़ी ट्रैफिक था। एग्जिट लेन में जहाँ 2 गाड़ियाँ पहले से ही खड़ी थीं
वहीं एंट्रेंस लेन में भी 3 गाड़ियां खड़ी थीं। सिक्योरिटी बूथ पर 2 लोग मौजूद थे। एक आदमी दाएं बाएं आ जा रहा था और बारी बारी से वो एक एक गाड़ी को आने और जाने दे रहा था। दूसरा आदमी बूथ के अंदर बैठा हुआ फ़ोन पर बड़े ध्यान से किसी की बात सुन रहा था। टर्नर को अपनी गाड़ी यहाँ रोकनी पड़ी। उसकी गाड़ी फिलहाल 3रे नंबर पर थी। वो एक संकरी होती जा रही सड़क पर खड़े थे, जिसके बाईं तरफ सुरक्षा चौकी थी और दाईं तरफ ड्रैगन टीथ कहे जाने वाले अवरोधों की एक पूरी लाइन थी। ये ड्रैगन टीथ कंक्रीट के 3 फुट ऊंचे पिरामिड जैसे आकार थे, जिनको स्टील के सरियों के ऊपर सीमेंट डालकर बनाया जाता था। दूसरा गार्ड अभी भी फ़ोन पर ही था। दूसरी लेन का बैरियर उठा और एक गाड़ी अंदर आई। चेकिंग करने वाला गार्ड उनकी लेन में आया और उसने आईडी और डिक्की जांचने के बाद एक बटन दबा दिया। बैरियर उठ गया और गाड़ी बाहर निकल गई। रीचर ने इस सारी प्रक्रिया को ध्यान से देखा और फिर टर्नर से बोला, लगता है भीड़ होने के कारण हमें काफ़ी मदद मिलने वाली है। ये लोग बस खाना पूरी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि फ़ोन पर क्या बातचीत चल रही है। अगर ये हमारे बारे में सूचना दी जा रही है तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। रीचर ट्रेसी एडमंड्स के बारे में सोचने लगा। वो जब गार्ड हाउस के मेन गेट से अंदर जाकर रिसेप्शन पर पहुंचेगी तो उसे वहां से ड्यूटी ऑफिसर गायब मिलेगा। कोई क्लर्क वहां हुआ तो वो सिर हिलाकर वहां से चला जाएगा। लेकिन एडमंड्स कब तक इंतज़ार करेगी? क्लर्क कब तक इंतज़ार करेगा? ये बात तो तय थी कि रैंक का असर यहाँ दिखेगा, क्योंकि एडमंड्स ड्यूटी कैप्टन की ही तरह कैप्टन थी। वो उसका थोड़ा बहुत लिहाज तो ज़रूर करेगी। किसी मेजर या कर्नल की तरह इस छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाएगी। और क्लर्क भी थोड़ी देर रुककर ही इस मामले में पड़ेगा। सिक्योरिटी बूथ के अंदर अभी भी एक गार्ड फ़ोन पर बात कर रहा था। टर्नर थोड़ा और आगे बढ़ी। अब अगली बारी उनकी थी, लेकिन वो पूरी तरह से फंसे हुए भी थे। आगे बैरियर था और पीछे 2 गाड़ियाँ थीं। अगर कुछ होता तो ऐसी हालत में वो कहीं भाग नहीं सकते थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी गाड़ी की डिक्की खोल दी। जो होगा देखा जाएगा। उसने दोनों आईडीज़ को फिर से ताश के पत्तों की तरह फैलाया और अपनी तरफ की खिड़की के शीशे को नीचे कर दिया। अब तक दूसरे गार्ड की बातचीत खत्म हो चुकी थी। उसने फ़ोन नीचे रखा और सीधे एग्जिट लेन की तरफ देखा। सारी गाड़ियों का मुआयना करने के बाद वो चौकी से बाहर निकलकर टर्नर की खिड़की की तरफ बढ़ा। देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ मिस। फिर उसने एक नज़र टर्नर द्वारा फैलाई गई आईडी पर डाली और फिर पीछे जाकर एक नज़र गाड़ी की डिक्की पर। सब कुछ ठीक पाकर उसने डिक्की गिराई और बैरियर का बटन दबा दिया। टर्नर फुर्ती से आगे बढ़ गई। अब बस एक आखिरी बैरियर बचा है, उसने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। थोड़ा ही आगे मौजूद तीसरी चौकी दूसरे वाले की ही कार्बन कॉपी लग रही थी। वही 3 गाड़ियां बाहर जाने का इंतजार कर रही थीं और ऐसी ही एक कतार अंदर आने वाली लेन में भी मौजूद थी। यहाँ भी 2 गार्ड थे, जिनमें से एक गाड़ियों को चेक कर रहा था और दूसरा फ़ोन पर गंभीरता से किसी से बात कर रहा था। टर्नर परेशान होते हुए बोली, काश मैं जान पाती उसके साथ इस वक्त फ़ोन पर कौन है। रीचर ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, अरे ये एक बड़ा बेस है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ोन गार्ड हाउस से ही आ रहा हो। क्या पता उन्हें किसी जनरल के लिए रास्ता खाली करवाना हो, या फिर वो पिज़्ज़ा ही ऑर्डर कर रहे हों, या फिर अपनी अपनी प्रेमिकाओं को बता रहे हों कि वो जल्दी ही घर आने वाले हैं। क्या पता, टर्नर ने कंधे उचकाते हुए कहा। तभी अंदर आने वाली सड़क वाला बैरियर उठा और एक गाड़ी अंदर आई। गार्ड ने वही प्रक्रिया दोहराई। पहले आईडी चेक की, फिर गाड़ी की डिक्की और फिर बैरियर उठाकर गाड़ी को आगे जाने दिया। एक और गाड़ी के निकल जाने के बाद अब टर्नर की बारी थी। उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली और अपने आईडीज़ को फिर से ताश के पत्ते की तरह फैलाकर अपने शीशे को नीचे कर दिया। बैरियर के पार दूर सड़क पर उसे अर्लिंगटन काउंटी पुलिस की एक गाड़ी खड़ी नजर आ रही थी। उसे देखकर उसने रीचर से धीरे से पूछा, अभी भी आप चाहते हैं कि अगर कुछ हो तो मैं गाड़ी को भगा दूं? हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर भगा देना, रीचर ने मुस्कुराते हुए कहा। तब तक अंदर वाला गार्ड अपनी बात पूरी करके बाहर आ गया था। उसने नीचे झुककर टर्नर के हाथ वाली दोनों आईडीज़ को देखा। ये नज़र एक सरसरी नज़र नहीं थी, बल्कि उसने उनको देखकर सवारियों की शक्ल से भी उसका मिलान किया था। रीचर ने यह देखा तो विंडशील्ड से सामने की तरफ ताकने लगा। वो अपनी सीट में थोड़ा और नीचे की तरफ धंस गया ताकि अपने आप को मध्यम लंबाई का दिखा सके। खिड़की वाला आदमी अब उधर से गाड़ी की डिक्की की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर तक डिक्की का मुआयना करने के बाद आखिरकार उसने उसे बंद कर दिया। फिर आगे आकर उसने एग्जिट बटन दबा दिया। पलक झपकते ही टर्नर की गाड़ी ड्रैगन टीथ वाले बैरियर्स को पीछे छोड़कर एक साफ सुथरी चौड़ी सड़क पर पहुंच चुकी थी। रीचर ने एक ठंडी सांस ली और मन ही मन सोचा, कैप्टन ट्रेसी एडमंड्स वाकई बहुत ही धीरज वाली औरत साबित हुई।
अध्याय 21। सूजन टर्नर को इस इलाके की काफ़ी जानकारी थी। उसने एक के बाद एक कुछ मोड़ काटे और कब्रिस्तान के पूर्वी हिस्से में थोड़ी दूर तक चलती रही। फिर उसने रीचर से कहा, क्या हम यूनियन स्टेशन की तरफ चलें ताकि इस गाड़ी को वहाँ छोड़ दें और उनको ये यकीन दिला दें कि हम इसके आगे ट्रेन से भागे हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है, हम ये कर सकते हैं, रीचर ने कहा। और वहाँ तक कैसे जाना चाहेंगे आप? वहाँ जाने के लिए सबसे खतरे वाला रास्ता कौन सा है? सूजन ने कुछ सोचा और फिर बोली, इस टाइम तो फ्रीवे को छोड़कर दूसरी सड़कों वाला ही होगा शायद। सबसे खतरनाक होगा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से जाना। वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी स्पीड कम रहेगी और हम सबकी नज़रों में भी रहेंगे। बढ़िया, तो फिर हम वही करेंगे, क्योंकि वो हमसे ठीक यही काम करने की उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। टर्नर ने बिना कोई जवाब दिए कार को नदी पार करने वाली गाड़ियों की लाइन में लगा दिया। ट्रैफिक का बुरा हाल था। सारी गाड़ियां घोंघे की चाल से आगे बढ़ रही थीं। करीब करीब रेंगते हुए वे लोग पुल पर चढ़े और धीरे धीरे उन्होंने अर्लिंगटन काउंटी को आखिरकार पीछे छोड़ ही दिया। तभी सूजन को कुछ याद आया। अरे, मेरे पास तो पैसों के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं है। जब उन्होंने मुझे कैद किया था तो मेरी जेब में जो कुछ भी था उसे लेकर एक प्लास्टिक बैग में डाल दिया था। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे रीचर? हुआ तो मेरे साथ भी यही था, लेकिन मैंने अपने वकील से $30 ले लिए हैं। वकील से? उसने आपको पैसे क्यों दिए? अरे, उसे अभी तक पता नहीं है कि उसने मुझे पैसे दिए हैं, लेकिन जल्दी ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने उसके लिए उसके पर्स में एक नोट छोड़ दिया है। चलो ठीक है, लेकिन हमें $30 से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो मुझे कपड़े खरीदने होंगे ताकि इस वर्दी से छुटकारा पा सकूं। हाँ, वो तो है, मुझे भी अपने जूतों के लिए फीते चाहिए होंगे। हमें एक ATM ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ATM कार्ड तो है ही नहीं। दुनिया में अलग अलग तरह के ATM होते हैं मिस। अच्छा ठीक है, अब तो आप मुझे उन दोनों लोगों के बारे में बता सकते हैं जो कल रात आए थे? हाँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। असल में हुआ यूँ कि मैं बस से आया और सीधे रॉक क्रीक गया। मैं आपको खाने पर इनवाइट करने वाला था, लेकिन आप मुझे वहाँ मिली नहीं। जो आदमी आपकी जगह मुझे मिला, उसने मुझे किसी ऐसे फर्जी हमले के आरोप के बारे में बताया जो मेरे खिलाफ दायर किया गया था। कोई गैंगस्टर था जिससे 16 साल पहले हमने कोई पूछताछ की थी। जब मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो उसने मुझे टाइटल 10 का कोई प्रावधान इस्तेमाल करके वापस सेना में शामिल कर दिया। क्या कह रहे हैं आप मेजर रीचर? आप वापस सेना में आ गए हैं? हाँ, कल शाम से ही। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो इसमें अच्छा जैसा कुछ नहीं लग रहा, कम से कम अभी तक तो नहीं। ओह, और मेरी जगह पर कौन आया है? एक मॉर्गन नाम का कर्नल है। देखकर ऐसा लगता है जैसे वो आर्मी का आदमी नहीं, सिर्फ एक मैनेजर है। उसने मुझे एक मोटेल में ठहरवाया था। मेरे वहाँ पहुँचने के 5 मिनट बाद ही वो दोनों आदमी उधर आ गए थे। मुझे पूरा यकीन है कि वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर ही हैं। उम्र में 30 साल से थोड़ा कम रहे होंगे। वहाँ आकर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कैसे मेरी वजह से उनकी यूनिट बदनाम हो गई है और मुझे कोर्ट मार्शल होने से पहले ही वहाँ से भाग जाना चाहिए। उन्होंने जब मुझे धमकाया कि अगर मैं मोटेल छोड़कर नहीं गया तो वो मुझे बहुत मारेंगे, तब उसी समय मैंने उन दोनों के सिर उनकी गाड़ी के दरवाजे पर पटक दिए थे। टर्नर ने गुस्से से कहा, मुझे बताओ वो कौन थे? क्या तुमने कोई नाम सुना था? मुझे ऐसे लोग अपनी यूनिट में बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे मिस टर्नर, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो लोग 110वीं यूनिट के नहीं थे। मैंने अंदर से उनकी गाड़ी को चेक किया था, वो उस वक्त गर्म थी। इसका मतलब है कि वो रॉक क्रीक से 1 मील दूर मौजूद हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि काफ़ी दूर से आ रहे थे। फिर लड़ने में भी वो उस लेवल के नहीं थे, यानी वो आपके लोग नहीं थे। और वैसे भी मुझे ये बात इसलिए भी पता है क्योंकि जब मैं हेडक्वार्टर में था तो मैंने इमारत में मौजूद लोगों की संख्या का पता लगाया था। मैं पूरी बिल्डिंग में घूमा था और मैंने हर कमरे को देखा था। वो लोग मुझे वहाँ कहीं नहीं दिखे थे। तो फिर वो लोग कौन रहे होंगे? वो दोनों एक बड़ी जिगसॉ पजल के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और पजल के डिब्बे में तस्वीर किसकी बननी है वो मुझे नहीं पता मिस टर्नर, लेकिन आज मैंने उनको दोबारा फिर देखा था। वो अपने साथ 2 और लोगों को लेकर मोटेल आए थे। मेरे ख्याल से वो इसलिए आए थे कि ये देख सकें कि मैं मोटेल छोड़कर चला गया हूँ या नहीं। अगर मैं वहाँ से नहीं गया होता तो शायद उनका इरादा फिर से मेरी पिटाई करने का था। अब सवाल ये है कि वो तो मुझे जानते भी नहीं थे, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि अक्सर लोग मुझे चले जाने को तब कहते हैं जब वो मुझे अच्छी तरह से जान जाते हैं। ये सब बातें करते करते वो लोग धीमे धीमे आगे भी बढ़ते जा रहे थे। जब उन्होंने वियतनाम दीवार को पार किया तो उन्हें वहाँ पुलिस की और गाड़ियाँ खड़ी दिखीं। टर्नर ने रीचर से अगला सवाल किया, अच्छा ये तो बताइए, आपके ऊपर 16 साल पुराने कौन से आरोप लगाए गए हैं? रीचर ने बताना शुरू किया।
एलए का कोई गैंगस्टर ब्लैक मार्केट में आर्मी के हथियार बेच रहा था। वो हथियार जो डेजर्ट स्टॉर्म ऑपरेशन के खत्म होने के बाद वहां से लौटते समय गायब कर लिए गए थे। वो एक बहुत ही मोटा और बेवकूफ़ किस्म का आदमी था जो खुद को डॉग कहता था। मुझे याद है मैंने उससे बात की थी। वो आदमी हाल ही में मर गया है और उसने मरने से पहले एक एफिडेविट दाखिल किया है जिसमें उसने मेरा नाम लिया है, जबकि असल बात यह है कि उस वक्त मैंने उसे मारा ही नहीं था, एक घूंसा तक नहीं मारा था। वैसे भी वो इतना मोटा था कि अगर मैं उसे मारने की कोशिश भी करता तो मेरा हाथ कोहनी तक उसकी चर्बी में धंस गया होता। ओह, तो फिर असल में हुआ क्या था? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर उसके किसी भड़के हुए ग्राहक का काम रहा होगा जिसे उसने घटिया क्वालिटी का माल बेचा होगा। वो आदमी अपने साथ कुछ गुंडे और बेसबॉल बैट लेकर आया होगा और उन्होंने उस डॉग का भुर्ता बना दिया होगा। घटना के कुछ दिन बाद डॉग ने सोचा होगा कि वो इस घटना से पैसे कैसे कमा सकता है। वो जिस वकील के पास गया होगा उसने उसे आइडिया दिया होगा कि उन लोगों के पीछे जाकर तो उसे कुछ मिलने वाला है नहीं। फिर उस मोटे आदमी ने मेरे आने के बारे में उसे बताया होगा तो उसके वकील के दिमाग में ये विचार आ गया होगा। दोनों ने मिलकर सोचा होगा कि अंकल सैम के पास पैसों की कमी तो है नहीं, तो उसमें से कुछ हिस्सा वो ऐंठ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये सारा ड्रामा रचा है। ऐसे मामले हज़ारों की तादाद में आते ही रहते हैं। हमारी फाइलें इनसे पटी पड़ी हैं और अक्सर इन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। जो लोग इनको देखते हैं वो लोग इनको देखते हैं, इनके ऊपर हंसते हैं और फिर ड्रॉर में उनको डालकर हमेशा के लिए भूल जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार कोई इस घटना को ढूंढकर वापस लेकर आया है। लेकिन इस बार ऐसा क्या खास है? यही तो जिगसॉ पजल का दूसरा टुकड़ा है। मॉर्गन ने मुझसे कहा था कि मेरी फाइल पर एक फ्लैग लगा हुआ था। उसने कहा कि जब आपने वो फाइल लौटाई तो उसने अपना काम किया और उन लोगों को मेरे बारे में इत्तला दी। लेकिन मुझे इस बकवास पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि फाइल में कोई फ्लैग रहा होगा। ये बहाना बहुत ही बेकार और जल्दबाजी में बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा है जो काफ़ी घबराया हुआ है और इन सारी बातों का संबंध आपसे और आपके अफगानिस्तान वाले मामले से है। तभी उनको पीछे से पुलिस की एक गाड़ी के तेज सायरन की आवाज़ सुनाई दी। रीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि पुलिस की एक गाड़ी तेजी से सायरन बजाती हुई गाड़ियों की भीड़ के बीच में से रास्ता बनाते हुए तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। टर्नर ने भी पीछे मुड़कर देखा और बोली, अरे रिलैक्स कीजिए, वो मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी है। आर्मी वाले तो हमें खुद ही पकड़ेंगे। हम लोग मेट्रो पुलिस का इस्तेमाल नहीं करते। FBI का कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन इन जोकरों का तो कभी भी नहीं करते। रीचर ने एक ठंडी सांस ली और बोला, असल में मेट्रो भी हमारे पीछे है। वो मुझे आपके वकील मूरक्रॉफ्ट वाले केस में पकड़ना चाहते हैं। वहाँ पर एक डिटेक्टिव है जिसका नाम है पॉल्डॉस्की और उसका कहना है कि मूरक्रॉफ्ट के साथ जो हुआ है वो मैंने किया है, क्योंकि मैं वो आखिरी इंसान हूँ जिसने मूरक्रॉफ्ट को ठीक हालत में देखा था और फिर उसके बाद मैंने अपने पुराने कपड़े कूड़े में फेंक दिए थे। इसके अलावा मैं उस वक्त क्या कर रहा था इसका कोई गवाह भी मेरे पास नहीं है। आपने अपने कपड़े कूड़े में क्यों डाल दिए थे? क्योंकि धुलवाने से नए कपड़े खरीदना ज़्यादा सस्ता रहता है। अच्छा, आपने मूरक्रॉफ्ट से किस टॉपिक पर बातचीत की थी? बस यही कि मैं ये चाहता था कि वो आपको जेल से बाहर निकाल ले। अब तक पुलिस की गाड़ी उनसे बस 10 गाड़ियां ही पीछे तक आ चुकी थी। ट्रैफिक जाम के बीच से वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। रीचर अचानक से टर्नर से बोला, आप अपनी जैकेट उतारिए जल्दी से। मैं नहीं चाहता कि वो आपकी यूनिफॉर्म देखें। अगर उनको मेरी तलाश है तो बहुत संभावना है कि उनको आपकी भी तलाश हो। टर्नर ने गाड़ी ड्राइव करते करते ही आगे को झुककर पहले अपने बाएं हाथ से और फिर दाएं हाथ से खींचते हुए जैकेट को निकाल दिया। रीचर ने उसे पकड़कर पिछली सीट के नीचे डाल दिया। पुलिस वाले अब उनसे 2 गाड़ियों की ही दूरी पर थे। उनका सायरन भी अभी तक चालू था। अचानक रीचर ने एक अजीब सा सवाल किया, अगर कल आप अपने ऑफिस में होती तो क्या मेरा खाने का इनविटेशन स्वीकार करती? या फिर अगर आज मूरक्रॉफ्ट आपको बाहर निकलवा लेता तो क्या आप मेरे साथ खाने पर बाहर चलती? टर्नर शीशे की तरफ नजरें गड़ाए हुए ही बोली, आपको इस टाइम ये जानना है? वो लोग 17वीं स्ट्रीट से कुछ ही गज पीछे थे। सामने अंधेरे में वॉशिंगटन स्मारक साफ दिखाई दे रहा था और तभी पुलिस की गाड़ी ठीक उनके बगल में आकर खड़ी हो गई और वहीं पर रुक गई। अध्याय 22। वो कार उनके बगल में ही खड़ी रही और वो इसलिए क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसके आगे जो गाड़ी खड़ी थी वो आगे नहीं बढ़ रही थी और साइड वाली लेन में वो जा नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर एक चौड़ा पिकअप ट्रक खड़ा हुआ था। पुलिस वाले के पास वहाँ रुककर इंतज़ार करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था।
वो एक मोटी गर्दन वाला गोरा आदमी था। उसने एक नज़र अपने बाजू वाली गाड़ी में बैठे टर्नर और रीचर पर डाली और फिर नीचे अपने डैशबोर्ड की तरफ देखने लगा। वहाँ शायद कुछ बटन थे, क्योंकि उसने उधर कुछ बटन दबाए थे और तुरंत सायरन की आवाज़ बदल गई थी। लेकिन जिस तरह से उसका सिर सायरन बजने के बाद भी नीचे झुका रहा, उससे रीचर के मन में एक खटका सा हुआ। वो किसी चीज़ को लगातार घूर रहा था और वो चीज़ सायरन का स्विच तो नहीं ही हो सकती थी। शायद ये कोई लैपटॉप की स्क्रीन थी या फिर कोई दूसरी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस था। उसने पहले भी ऐसी चीज़ें देखी थीं। वो अच्छी तरह जानता था कि इन उपकरणों पर एकदम ताज़ा डेटा जैसे कि नोट्स, बुलेटिन और चेतावनियां वगैरह आते रहते थे। बात की गंभीरता को महसूस करते हुए उसने टर्नर से कहा, लगता है हम मुसीबत में हैं। मेरे ख्याल से ये पुलिस वाला हमारी तलाश में ही यूनियन स्टेशन जा रहा है या फिर किसी बस अड्डे की तरफ। मुझे लगता है उसके पास हमारी तस्वीरें और दूसरी जानकारियां भी मौजूद हैं। ज़रा इस बात पर ध्यान करो कि वो किस तरह से हमारी तरफ ना देखने की पूरी कोशिश कर रहा है। टर्नर ने धीरे से सिर घुमाकर बाईं तरफ देखा। पुलिस वाला अभी भी नीचे ही देख रहा था। उसका दायां हाथ लगातार हिल रहा था। शायद वो अपने माइक्रोफोन को उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी सामने का ट्रैफिक थोड़ा हिला और उसके आगे खड़ी कार आगे बढ़ गई। बगल वाला चौड़ा पिकअप ट्रक भी 6 इंच आगे खिसक गया। पुलिस वाले के पास आगे बढ़ने के लिए अब काफ़ी जगह थी, लेकिन उसने ना तो अपनी नज़रें ऊपर उठाईं और ना ही आगे बढ़ने की कोई कोशिश की। सायरन बजता रहा। अब वो किसी से बात कर रहा था। कुछ देर बोलने के बाद वो चुप हुआ और सामने से कही जा रही बात को सुनने लगा। उधर वाले की बात को सुनने के बाद उसने अपनी गर्दन पूरी तरह से घुमाई और अपने पैसेंजर साइड वाली खिड़की से एकटक टर्नर को देखने लगा। फिर उसकी नज़र रीचर पर पड़ी और उसके होंठ हिले। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, जिसे रीचर और टर्नर सुन तो नहीं पाए, लेकिन उन्हें पूरा अंदाज़ा था कि वो शब्द था हाँ। ये कहते ही उसे कुछ निर्देश मिले। उसने फुर्ती से अपनी सीट बेल्ट खोली और उसका दायां हाथ उसके हॉल्स्टर की तरफ बढ़ गया। रीचर ने टर्नर से कहा, कार छोड़ने का टाइम आ गया है। फिर उसने झटके से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और आधा लुढ़कता और आधा कूदता हुआ गाड़ी से बाहर फुटपाथ की तरफ को निकल गया। टर्नर ने भी फुर्ती से अपनी सीट छोड़ी और पुलिस वाले से दूर रीचर के पीछे पीछे निकल गई। उनकी गाड़ी आगे बढ़ी और सामने खड़ी गाड़ी से हौले से टकरा गई। टर्नर अपने ढीले जूतों के कारण थोड़ा गिरती पड़ती निकली थी। टीचर ने उसे उठाया और वो फुटपाथ से होते हुए मॉल की तरफ बढ़ गए। वहां से घूमकर रिफ्लेक्टिंग पूल के नज़दीकी छोर पर वे लोग पहुंच गए। टर्नर सिर्फ टी शर्ट में थी और हवा में ठंड बढ़ती जा रही थी। रीचर ने अपनी जैकेट निकालकर उसे पकड़ा दी। ये जैकेट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। यही हमारे लिए सेफ रहेगा। 15 मिनट के बाद आप मुझे वियतनाम वॉल पर मिलिएगा। अगर मैं किसी कारण से वहाँ नहीं पहुँच पाऊँ तो अकेले ही चले जाइएगा। ठीक है रीचर, अगर मैं भी वहाँ ना पहुँची तो आप भी आगे बढ़ जाइएगा। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। रीचर की हाइट ऐसी चीज़ थी जो लोगों का ध्यान उसकी तरफ खींचती थी, इसीलिए वो किसी ऐसे बेंच की तलाश में था जहाँ पर बैठ सके। आगे का काम मुश्किल होने वाला था। वो जानता था कि एक भागता हुआ आदमी चलते हुए आदमी से ज़्यादा जल्दी नज़र आता है। उसने अपनी जेबों में हाथ डाले और टहलते हुए आगे बढ़ने लगा। वो ऐसे दिखा रहा था मानो यूं ही उधर घूमने आया हो। अब अंधेरा घिरने लगा था, लेकिन मॉल में अभी भी लोग मौजूद थे। टर्नर अब उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सायरन बजना भी बंद हो गया था और उसकी जगह गाड़ियों के हॉर्न ने ले ली थी। गहरे होते अंधकार के बीच उसे दूर एक बेंच दिखाई दी। वो उससे करीब 20 गज की दूरी पर थी। वो टहलते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा और जाकर उस पर बैठ गया। फिर सिर नीचे करके चुपचाप बिना हिले डुले इंतजार करने लगा। अपने से 40 गज की दूरी पर उसे वो मोटी गर्दन वाला पुलिस वाला दिखाई दिया। उसके हाथों में फ्लैश लाइट थी और वो पैदल ही इधर आ रहा था। इस वक्त उसकी गन उसके हाथ में नहीं थी। वो घबराया हुआ इधर उधर देख रहा था और उन दोनों को ढूंढ रहा था। शायद उसके बॉस ने उसकी क्लास लगाई थी, क्योंकि उसने उन दोनों को अपने हाथों से निकल जाने दिया था। कुछ पल वो पुलिस वाला इधर उधर बैठे लोगों को ताकता रहा। फिर उसके बाद दूसरी दिशा में बढ़ गया। रीचर करीब 10 मिनट तक वहीं बैठा रहा। फिर वो खड़ा हुआ। उसने एक जम्हाई ली और इस तरह से टहलता हुआ एक तरफ चल दिया जैसे उसे कहीं भी जाने की जल्दी ना हो। 4 मिनट के बाद वो वियतनाम वॉल पर पहुंच चुका था। भीड़ के नज़दीक खड़ा होकर वो सूजन टर्नर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। अध्याय 23। टीचर ने वियतनाम वॉल का एक चक्कर लगाया। इस दीवार पर वियतनाम युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के नाम लिखे हुए थे, साल के हिसाब से। उन नामों पर नज़र डालता हुआ
वो चारों तरफ घूमा लेकिन उसे टर्नर कहीं दिखाई नहीं दी। दोनों के बीच 15 मिनट वॉल पर इंतजार करने की बात हुई थी, लेकिन 15 मिनट बीत जाने के बाद भी रीचर अभी वहीं रुका रहा। फिर उसने एक और चक्कर लगाया और इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि लोगों की भीड़ के बीच में उसे एक पतली सी लड़की दिखाई दी थी जिसके बाल खुले हुए थे और जिसने एक बड़ा सा कोट पहना था जिसे उसने अपने चारों तरफ 2 बार लपेटा हुआ था। ये कोट उसके घुटनों तक आ रहा था और उसके जूते बिना फीतों के लटक रहे थे। कोट की आस्तीनें कलाई तक चढ़ी हुई थीं और उसके हाथ कोट की जेब के अंदर थे। वो सिर नीचे करके थोड़ी झुककर खड़ी थी और रह रहकर ऐसे हिलडुल रही थी जैसे कोई नशेड़ी हो, यानी वो अपने हिस्से की एक्टिंग बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। इस माहौल में घुल मिलकर वो जैसे अदृश्य सी हो गई थी। रीचर उसके पास गया और धीरे से बोला, आप वाकई इस काम में काफ़ी अच्छी हैं। अरे हूँ तो नहीं, लेकिन होना पड़ा मुझे। अभी अभी यहाँ से वही पुलिस वाला गुजरा है, एकदम मेरी बगल से होकर। शायद उसने आपको भी देखा था, लेकिन शायद पहचान नहीं पाया। ओह, तो आप मेरे ऊपर भी नज़र रख रही थीं। क्यों? ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपकी हेल्प कर सकूं। अब मेरे ख्याल से हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। दोनों ने एक टैक्सी पकड़ी और वहाँ से निकल गए। उनकी मंजिल थी अर्लिंगटन कब्रिस्तान का मेन गेट। यहाँ पर वही बस स्टॉप था जहाँ से 24 घंटे पहले रीचर ने अपना सफ़र शुरू किया था। बस स्टॉप तक के इस टैक्सी के सफ़र में उनके $7 खर्च हो गए, यानी अब उनके पास बस $23 ही बचे थे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार बस आई और दोनों उसमें चढ़ गए। बस का किराया चुकाने के बाद अब उनके पास बचे थे $19। धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई उनकी बस ने जल्दी ही 110वें यूनिट के हेडक्वार्टर को पार किया। उस बिल्डिंग के गेट अभी भी खुले हुए थे और सुरक्षा केबिन में गार्ड अपनी जगह पर मौजूद था। पार्किंग लॉट में मॉर्गन की गाड़ी अभी भी खड़ी दिखाई दे रही थी। टर्नर देर तक उस जगह को निहारती रही, फिर चिंतित स्वर में बोली, काश मैं वहाँ वापस जा पाऊँ। मैंने वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। उस यूनिट का कमांडर बनना गौरव की बात है। वैसे आपको तो ये बात पता ही होगी क्योंकि आप भी वहाँ काम कर चुके हैं। रीचर मुस्कुराया और बोला, हाँ, वहाँ काम करने का एक फ़ायदा ये है कि हर कोई हमसे नफरत करता है। अब वो लोग उस मोटेल के सामने पहुँच चुके थे जहाँ पर रीचर ठहरा हुआ था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और ड्राइवर को वाइपर चलाने पड़ रहे थे। अच्छा मिस्टर रीचर, क्या तुम ये बता सकते हो कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो मेरी किस गलती की वजह से हो रहा है? मेरे और अफ़गानिस्तान से इसका क्या संबंध होगा आखिर? देखिए मिस्टर नर, सबसे लॉजिकल बात तो यही हो सकती है कि आपने जाने अनजाने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कारण कई ताकतवर लोगों को परेशानी हो रही है और अब वो लोग अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने आपको चुप करवाने की ये योजना बनाई थी। ये करना उनके लिए काफ़ी आसान था क्योंकि यूनिट में किसी को भी पता नहीं था कि आखिर चल क्या रहा था, ना तो आपके ड्यूटी कैप्टन को और ना ही सार्जेंट लैच या किसी दूसरे ऑफिसर को। सिर्फ आप ही पूरा मामला जानती थी। इसीलिए उन्होंने कैमन आइलैंड वाली योजना बनाई और आपको उसमें फंसा दिया। इससे अब आप अपने लोगों से कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। फिर जब मूरक्रॉफ्ट ने आपको छुड़वाने की कोशिश की तो उन्होंने उसको भी पिटवा दिया, यानी बाहरी दुनिया से आपका संपर्क फिर से कट गया। अब आप अकेली पड़ गई थीं और किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकती थीं। वो लोग निश्चिंत थे, लेकिन फिर उन्होंने रिकॉर्ड्स देखे तो पाया कि इसी दौरान आप साउथ डकोटा के किसी आदमी से लगातार संपर्क में थीं। घंटों तक आपकी उससे बातचीत होती थी। यूनिट में ये अफवाह थी कि वो आदमी 110वें यूनिट का पहले कमांडर रह चुका था। आपके ड्यूटी कैप्टन को तो ये बात यकीनन पता थी, क्योंकि मैंने ही जब पहली बार फ़ोन लगाया था तो मैंने उसे अपना परिचय दिया था। कल जब मैं यहाँ आया था तो कई लोग मेरे नाम से वाकिफ़ दिखाई दिए थे। ऐसे में उन लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया होगा कि हमारा इस मामले से कोई ना कोई लेना देना तो ज़रूर था। लेकिन मैंने तो आपसे अफ़गानिस्तान के बारे में कभी कोई बात नहीं की, सूजन ने कहा। हाँ, तो ये बात वो लोग थोड़ा ही जानते थे। रिकॉर्ड्स में सिर्फ ये दर्ज है कि हमने कितनी देर बात की, क्या बात की, ये कहीं दर्ज नहीं है और ना ही उनके पास इसकी कोई रिकॉर्डिंग होगी। तो इसलिए मैं उनके लिए एक तरह का खतरा था, फिर चाहे ये बात एक संभावना के रूप में ही क्यों ना हो। लेकिन ये भी बात थी कि वो मेरी तरफ से ज़्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि शायद उन्होंने मेरे बारे में अच्छी तरह तहकीकात कर ली थी। उन्हें पता था कि मैं किस तरह का लाइफस्टाइल जीता हूँ। इस बात का जिक्र उन्होंने मुझसे किया था। फिर भी उन्होंने मुझे घेरने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। वो बिग डॉग वाला केस उसी प्लानिंग का एक हिस्सा था। लेकिन मिस्टर रीचर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा करना उनके लिए फ़ायदेमंद कैसे हो सकता था। अगर वो आपको जेल में डालते तो आप सिस्टम के सामने खड़े रहते। ऐसे में आपको इस मामले के बारे में बातें करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता।
आप इस केस को सीनियर ऑफिसर्स की नज़रों में भी ला सकते थे। रीचर ने जवाब दिया, अरे उनका इरादा मुझे पकड़ने का था ही नहीं। वो असल में ये चाहते थे कि मैं इस मामले से डर जाऊं और यहाँ से भाग जाऊं और फिर आर्मी के नज़दीक भूल से भी ना आऊं। ये थी उनकी असली योजना। वो मोटेल में भी इसीलिए आए थे ताकि ये विचार मेरे मन में बैठा सकें। बिग डॉग वाला केस मुझे डराने के लिए उनकी नज़रों में काफ़ी था। वो आदमी ऑलरेडी मर चुका है और उनके पास एक ऐसा एफिडेविट है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। इस मामले के खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता, यानी मुझे सज़ा होनी तय थी और इसीलिए मेरे लिए भागना ही सबसे अच्छी बात होती। लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि भागना मेरा स्वभाव है ही नहीं, और ये बात मुझे 5 साल की उम्र में ही पता चल गई थी। मैं भागने की बजाय लड़ने वालों में से हूँ। और फिर उनके पास मेरे खिलाफ एक और मामला भी तैयार था, कुछ ऐसा जिसे लेकर उनको यकीन था कि मैं उसे सुनते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन उससे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये दूसरा मामला किस चीज़ का है? रीचर ने बात को टालते हुए कहा, उस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो एक लंबी कहानी है, समझाने में टाइम लगेगा। अब तक वे लोग उस स्ट्रिप मॉल को पार कर चुके थे जो उसके मोटेल के पास था। रीचर ने आगे कहा, वैसे अभी तक के जो हालात हैं उनका उजला पक्ष देखें तो ये परेशानी ज़्यादा जटिल नहीं लगती। आप अफगानिस्तान में जिस भी शिकार की तलाश करवा रही थीं, इसके तार उसी से जुड़े हैं। हमें उस आदमी के दोस्तों का पता लगाना होगा जिसकी तलाश आपको वहाँ थी। हमें यह भी पता लगाना होगा कि उन्होंने वहाँ ऐसा क्या किया कि ये लोग आपकी पूछताछ से इतना डर गए। इसके बाद हमें सारे सबूत हासिल करके उन्हें ठिकाने लगाना होगा। टर्नर ने कुछ सोचते हुए कहा, इस योजना के साथ बस एक छोटी सी दिक्कत है। असल में वो बात मुझे पता ही नहीं है जो उन्हें लगता है कि मुझे पता है। आपको क्या पता नहीं है? मुझे ये नहीं पता कि हमारा शिकार कौन था। मुझे ये भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा था और कहाँ अपने कारनामों को अंजाम दे रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इस बात का रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं है कि अफ़गानिस्तान में असल में चल क्या रहा था। लेकिन आपने वहाँ 2 आदमी तो भेजे थे ना? अरे वो तो बहुत पहले भेजे थे और वो एकदम अलग मामला था। मैंने उनको कंधार में भेजा था। वो एक रूटीन चेक था। इस बात से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब वो उधर जा रहे थे तो उन्होंने किसी पश्तून खबरी से एक तरह की अफवाह सुनी थी। कोई अमेरिकन ऑफिसर था जो किसी कबीले के बुजुर्ग से मिलने उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा था। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि ये कौन सा अमेरिकी ऑफिसर था और किस मकसद से ये सफ़र कर रहा था। लेकिन हमें ये लग रहा था कि ये मुलाकात ठीक कारणों से नहीं हो रही। हम लोग वहाँ से अब बाहर निकल रहे हैं। हमें निकलने से पहले उत्तर नहीं बल्कि दक्षिण की तरफ यानी बगराम या काबुल की तरफ जाना चाहिए। ऐसे में हमारा एक ऑफिसर भला क्यों अफ़गानिस्तान के अंदरूनी इलाकों में जाकर उन खूंखार लोगों के बुजुर्ग से मिलना चाहेगा? यही बात मुझे खटकी थी और मैंने इसी अफवाह की सच्चाई जानने के लिए अपने लोगों को उधर भेजा था। ओह, ये सब कब की बात है? मेरे कैद होने से 1 दिन पहले की। इसीलिए जब तक मेरे आदमी मुझे रिपोर्ट नहीं देते तब तक मेरे पास उस अमेरिकन ऑफिसर का नाम भी नहीं होगा, और वो लोग ये काम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक मैं वापस अपनी यूनिट की कमान संभाल न लूँ। रीचर ने यह सुनकर चुप्पी साध ली। उसके चेहरे के भावों को देखकर टर्नर को कुछ शंका हुई। क्या बात है मिस्टर रीचर? हालात इससे भी बुरे हैं सूजन। वो आपको अब कभी रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो शहीद हो चुके हैं। अध्याय 24। रीचर ने टर्नर को वो सब कुछ बताया जो हेडक्वार्टर में हुआ था। कैसे 2 असफल रेडियो कांटेक्ट होने से वहाँ मौजूद लोग चिंतित थे और किस तरह रीचर ने बगराम से उन दोनों सैनिकों की तलाश करवाई थी। कैसे पहाड़ी इलाके में उन्हें उन दोनों आदमियों की लाशें मिली थीं। टर्नर ये सब सुनकर सख्ते में आ गई। वो अच्छे लोग थे। नैटी वीक्स और डंकन एडवर्ड्स नाम थे उनके। मुझे उन्हें ऐसे नहीं भेजना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कि हिंदू कुश के पहाड़ी इलाकों में सिर्फ 2 लोगों का जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे सूजन, उनको कबीले वालों ने नहीं मारा था। 9 mm की गोली सीधे सिर पर मारी गई थी और इस गन के अमेरिकन आर्मी के होने की पूरी गुंजाइश है। ज़रूर वो बेरेटा M9 रही होगी। अगर ये कबीले वालों ने किया होता तो उन्होंने या तो उनकी गर्दन काटी होती या फिर AK-47 का इस्तेमाल किया होता। टर्नर ने हताश स्वर में कहा, उन्होंने बहुत सफाई से इस काम को अंजाम दिया है। मुझे जानकारी हासिल होने से पहले ही उन्होंने सारे सोर्स बंद कर दिए थे, यहाँ भी और वहाँ भी। फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ रीचर। मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी इस झमेले से बाहर निकल पाऊंगी। रीचर चुपचाप सुनता रहा। कुछ देर बाद वे दोनों बस से
वर्जीनिया के एक कस्बे बैरीविल में उतर गए। बस को बैरीविल के बाद आने वाले कस्बे तक ही जाना था। रीचर का विचार था कि एक कस्बे पहले उतरना आखिरी स्टॉप पर उतरने के मुकाबले बेहतर ऑप्शन था। अगर वो आखिरी स्टॉप पर रुकते तो उनके अजीब से हुलिये को देखकर हो सकता है वो ड्राइवर को याद रह जाते। आखिर में उतरने वाले अक्सर ड्राइवरों के ध्यान में रह जाते थे। अगर रेडियो और टीवी में उनके बारे में कुछ जारी किया जाता तो हो सकता है ड्राइवर को उनके बारे में याद आ जाती। बारिश अब तक रुक चुकी थी, लेकिन माहौल में अभी थोड़ी नमी थी। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद उन्हें एक हार्डवेयर स्टोर दिखाई दिया और वे उसमें दाखिल हो गए। स्टोर बंद होने वाला था, जो उनकी नज़रों में स्टोर में जाने का सही वक्त नहीं था। लेकिन फिर भी उनको ये भी पता था कि टर्नर का आर्मी यूनिफॉर्म की पैंट में ज़्यादा देर तक रहना उनके लिए खतरा बन सकता था। इसीलिए वो लोग अंदर गए और टर्नर ने रीचर जैसे ही कैनवास की एक पैंट ढूंढ ली। स्टोर में जो सबसे छोटे साइज़ की पैंट थी वो भी उसकी कमर पर ढीली थी और उसकी लंबाई भी टर्नर के हिसाब से ज़्यादा थी। लेकिन ये बात भी उनके लिए फ़ायदेमंद ही साबित होने वाली थी, क्योंकि वो पैंट उसके आर्मी बूट्स को ढक सकती थी। उन्होंने स्टोर से एक पैंट ली और साथ में जूतों के 3 जोड़ी फीते। एक जोड़ी फीता दोनों के जूतों के लिए था और तीसरा टर्नर के लिए बेल्ट का काम करने वाला था। खरीदारी करते समय दोनों की यही कोशिश थी कि वो लोग किसी भी तरह से किसी को याद ना रह जाएं। ना वो ज़्यादा शिष्टता से बात कर रहे थे और ना ही ज़्यादा रूखेपन से। ना वो जल्दबाजी दिखा रहे थे और ना ही फिजूल में वक्त बर्बाद कर रहे थे और ना ही ज़्यादा कुछ कह रहे थे। वो जितना ज़्यादा हो सके आम बनने की कोशिश कर रहे थे। टर्नर बाथरूम में जाकर पैंट चेंज करना चाहती थी, लेकिन उसने ये नहीं किया, क्योंकि इससे ऐसा हो सकता था कि क्लर्क को ये याद रह जाए कि उस दिन के आखिरी ग्राहक ACU पैंट्स पहनकर आए थे और नई पैंट पहनकर स्टोर से बाहर गए थे। ऐसा रिस्क वो दोनों नहीं ले सकते थे। पैंट खरीदकर वे स्टोर से बाहर निकल आए। साइड में एक बड़ा पार्किंग लॉट था, जो फिलहाल खाली था और अंधेरे में डूबा हुआ था। एक अंधेरा सा कोना देखकर टर्नर ने वहां अपनी पैंट बदली और पुरानी पैंट को एक कूड़े के डिब्बे में डाल दिया। रीचर को उसकी जैकेट लौटाकर उसने रीचर से उसकी कमीज ले ली और फिर फुटपाथ के कोने में बैठकर दोनों ने अपने जूतों में फीते डालकर उनको बांध लिया। अब वो आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। रीचर के पास अभी भी $4 बचे हुए थे। इतने कम पैसों में वो ना तो इस स्टेट से बाहर निकल सकते थे और ना ही किसी मोटेल में एक रात रुक सकते थे। और तो और 2 लोगों के लिए ढंग का खाना भी इतने पैसों में वो किसी रेस्टोरेंट या डाइनर में नहीं खा सकते थे। टर्नर ने रीचर से पूछा, आपने कहा था कि कई तरह के ATM होते हैं, तो चलें आपके स्टाइल वाले ATM में। अरे हाँ, होते तो हैं, लेकिन वो तो या तो यहाँ से 50 मील पीछे मिलेंगे या फिर 50 मील आगे। बैरीविल वर्जीनिया में वैसे ATM नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे भूख लगी है रीचर। वो तो मुझे भी लगी है। तो फिर मुझे लगता है इन $4 को बचाकर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ठीक कहा तुमने। चलो इन्हें उड़ाते हैं। अब वे लोग दोबारा से पटरी की तरफ बढ़ने लगे। उनकी मंजिल थी एक पिज़्ज़ा रेस्तरां, जो इन्होंने बस की खिड़की से आते हुए देखा था। उन्होंने पिज़्ज़ा का एक स्लाइस पैक करवाया और एक सोडा का कैन लिया, जिसे वो शेयर करने वाले थे। उनके पास अभी 80 सेंट्स बचे हुए थे। रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचकर सड़क के किनारे बैठकर दोनों खाने लगे। क्या आप कभी कैमन आइलैंड्स गई हैं? रीचर ने टर्नर से पूछा। नहीं तो। और क्या कभी आपने कोई विदेशी बैंक अकाउंट खुलवाया है? आप मजाक कर रहे हैं रीचर। मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी भला? मेरी तनख्वाह हाई स्कूल के टीचरों से भी कम है। अच्छा ये बताइए, आपने उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट का नाम आगे पहुंचाने के लिए 1 दिन का टाइम क्यों लिया? टर्नर गुस्से से बोली, ये सब क्या है? क्या आप मुझे 3rd डिग्री दे रहे हैं? अरे मैं आपके केस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए रीचर कि उसका नाम मैंने 1 दिन बाद क्यों दिया। मैं खुद उसे पकड़ना चाहती थी। मैं ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि सब ठीक हो जाए। मैंने उसे ढूंढने के लिए खुद को 24 घंटे का टाइम दिया था, और जब मैं उसे नहीं खोज पाई तो मैंने ये बात FBI को बता दी। वैसे ये भी तो हो सकता था कि मैं इस काम के लिए खुद को 1 हफ्ते का टाइम देती। रीचर ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही, मैंने भी 1 हफ्ता या 1 महीना ही दिया होता। अब तक दोनों का खाना खत्म हो चुका था। अब हम आगे क्या करेंगे? टर्नर ने रीचर से पूछा। अब हम लोग कस्बे के बीच से जाएंगे और वेस्ट की तरफ जाने वाली किसी गाड़ी से लिफ्ट मांगेंगे। आज ही रात को? हाँ, क्योंकि किसी झाड़ी की ओट में सोने से तो बेहतर ऑप्शन यही है। अच्छा, हम वेस्ट की तरफ कितनी दूर जाएंगे? एंड तक। हम लॉस एंजलिस जा रहे हैं। लेकिन क्यों? रीचर ने मन ही मन सोचा, समैंथा डेटन से मिलने, लेकिन ऊपर से बोला,
मैं इस बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा जटिल मामला है, समझाने में टाइम लगेगा। फिर दोनों ईस्टमैन नाम की सड़क पर चलते हुए डाउनटाउन एरिया से होते हुए निकले। वहां मौजूद दुकानों की सारी खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थीं और सारे दरवाजे बंद थे। अभी 9 भी नहीं बजे थे और ये कस्बा बंद होकर सोने की तैयारियां कर रहा था। वो लोग आगे बढ़ते रहे और फिर कस्बे के पश्चिमी सिरे पर वो एक मोटेल तक पहुंच गए। इस मोटेल ने अचानक उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, क्योंकि उसके पार्किंग लॉट में एक गाड़ी खड़ी थी, एक ऐसी गाड़ी जिसके दरवाज़ों पर डेंट पड़े हुए थे। इससे आगे की कहानी के लिए सुने जैक रीचर सीरीज़ के नॉवल नेवर गो बैक का चौथा भाग।